Well, hello everyone. So this is Swapnil Tulaskar, your bank exam trainer. So today I am with another Hall of Fame, जिनका भी रिसेंटली फाइनल सिलेक्शन हो गया है एंड ज्वाइनिंग भी आने की है. तो काफ़ी सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में सीखने वाले हो. तो मेरा एक ही एडवाइस है बच्चा, क्या स्वप्निल सर, कि मैं दिल से चाहता हूँ कि ये जो इंटरव्यू मैं लेता हूँ या आपके लैंग्वेज में जो पॉडकास्ट लेता हूँ या सक्सेस स्टोरीज का जो मैं वीडियोस के अंदर डिस्कशन करता हूँ तो या आपके पास पहुंचने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि आप में से जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है और जैसे स्ट्रेटेजीज से चोसी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं एंड दे आर गेटिंग फाइनल सिलेक्शन, तो वो रोड मैप, वो रास्ता, वो स्ट्रेटेजी, वो सोच, वो इंटेंशन, वो उनका पर्पस, वो उनका मिशन, वो प्रिपरेशन के प्रति आस्था या उनका पूरा करिकुलम आप स्टूडेंट तक पहुंचे सो दैट आपके भी सक्सेस स्टोरीज में चार चांद लगे, आपका भी सपना पूरा हो और आपके पेरेंट्स का भी सपना पूरा हो. इसीलिए मेरा एडवाइस है कि एक पेन और नोटपैड और पेन और कॉपी को लेके बैठना, जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको पक्का नोट डाउन करना. ठीक है. सो वेलकम आकांक्षा. सो अपने बारे में जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको बताइए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो इंटरव्यू देखने वाले स्टूडेंट हैं किसी के शायद पेरेंट्स होंगे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट फ्रेशर हैं. और फ्रेशर में अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं. लाइक फ्रेशर बोले तो ग्रेजुएट आते हैं, पीजी वाले आते हैं, 2-3 साल से पढ़ाई करने वाले आते हैं, हाउस वाइफ आती है, एक सर्विसमैन ऑफिसर आते हैं, जॉब वाले आते हैं. तो सभी टाइप के स्टूडेंट्स से तो हमारा ये की इंटेंशन रहेगा कि इनको बेस्ट गाइड हमको करना है. तो पहले आप अपने बारे में बता दीजिए. सर मेरा नाम आकांक्षा श्रीवास्तव है. मैंने प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है सर बीकॉम में. उसके बाद मैंने एमबीए किया है सर फाइनेंस से. और सर गवर्नमेंट एग्जाम की, बैंक एग्जाम की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन कर रही हूँ सिंस 2022. अच्छा. तो वेल यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन 2022, राइट? ठीक है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीजन था, बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है. क्या स्वप्निल सर की आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट गाइस की किसी के पेरेंट्स किसी को फोर्स कर देते कि यार तुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, बैंक का ट्राई करके देख ले, या कोई कंसीडर करता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए मैंने शुरू कर दिया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बैंकिंग का पढ़ाई क्यों शुरू किया था? यस सर, इसके पीछे का रीजन ये है कि शुरुआत से ही सर मेरे फादर की जॉब बाहर रहती थी. तो उनकी टूर जॉब होने की वजह से बैंक का ज्यादातर काम मुझे ही करना होता था. तो सिंस वेरी अर्ली एज मुझे बैंक जाने का मौका मिला. तो मैंने बैंक को जब पास से देखा तो सर तो मुझे ऐसा समझ में आया कि यस दिस इज द फील्ड. तो और उसके बाद सर मेरे फूफा जी भी बैंक में ही हैं और मेरी फैमिली में मैंने बैंक को बहुत करीब से देखा और समझा है. तो मुझे उस हिसाब से लगता है सर कि बहुत शुरुआत में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे बैंक फील्ड में ही जाना है. इसके सिवा मैंने कहीं पे ट्राई भी नहीं किया सर. और यहीं पर हूँ, बस जब से सोचा है तब से सिर्फ बैंक ही सोचा है सर. अच्छा, मुझे फिर भी एक क्वेश्चन है कि लाइक अब आपने एक चीज मेंशन किया, डन योर पीजी, राइट? ठीक है. एंड उस बेस के ऊपर यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन. तो अभी काफी सारे स्टूडेंट, एक सोसाइटी का कल्चर चलता है कि मुझे यार बीकॉम के बाद एमकॉम करना है. लोगों को रीजन नहीं पता. आपने बीकॉम के बाद एमबीए कर लिया. इंटेंशनली किया होगा या गलती से किया होगा, दोनों में से को आप बताओगे. ठीक है. दूसरी चीज, सोसाइटी का एक कल्चर है कि बीएससी के बाद एमएससी करना है, बीसीए के बाद एमसीए करना है, एंड देन उसके बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी मुझे बैंकिंग करना चाहिए क्या? क्या अभी मुझे कॉम्पिटिटिव करना चाहिए क्या? या अभी मेरी लाइफ शुरू होंगी क्या? तो आपके पीछे पीजी का रीजन क्या था? सर बेसिकली रीजन ये है कि ग्रेजुएशन के टाइम से ही माइंडसेट था कि एक बार में ग्रेजुएशन और पीजी एक बार में खत्म करेंगे. और उस टाइम पे सर ये था, और फादर ने और फैमिली वालों ने भी सबने यही बोला कि एक बार में पढ़ाई खत्म करना. मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा ये बोलते थे कि ब्रेक नहीं चाहिए. तो सर 12th के तुरंत बाद ग्रेजुएशन किया और तुरंत बाद पीजी किया. पीजी में सर एमबीए इसलिए चूज किया बिकॉज जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने ये देखा था कि कुछ वैकेंसीज आती हैं जो स्पेसिफिकली एमबीए चाहती हैं. जैसे मैंने बताया कि मैं शुरू से ही बहुत प्रिपेयर्ड थी, माइंडसेट था मेरा कि मुझे बैंक में ही जाना है. तो मैं बैंक की नोटिफिकेशंस अक्सर देखा करती थी सर. तो उस टाइम मुझे एमबीए के बारे में ये लगा कि यार एमबीए फाइनेंस में मुझे करना है. आई जस्ट वांट टू गैदर नॉलेज अबाउट फाइनेंस. दैट्स व्हाई मैंने फाइनेंस चूज किया. और एमबीए में वैकेंसीज आती हैं तो इसलिए सर एमबीए किया. और एमबीए जैसे ही खत्म हुआ सर 2021 में मेरा एमबीए खत्म हुआ है. उसके बाद मैंने तुरंत फिर बैंक की प्रॉपर तैयारी शुरू करी है. ऑलराइट. तो आपके प्रिपरेशन में ऐसे कुछ मिस्टेक्स आपको लगे बिफोर आई स्टार्ट द प्रिपरेशन? बिकॉज इसमें कई बार होता है, जैसे अभी कम्युनिटी में भी स्टूडेंट जुड़ते हैं तो सीन अ पीपल की कहीं पे भी बेचारे क्लासेस कर लेते हैं. या फिर एक और पॉइंट दिखता है मुझे कि लोग यूट्यूब से या वहां से नॉलेज इकट्ठा करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं. तो
मैंने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे दिखते हैं, जैसे अगर एक ऑड लैंग्वेज में बात करूँ गाइस, तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन वो सस्ता और हल्का समझ लेते हैं कि यार मैं ऐसा ऐसा जुगाड़ पानी कर लूंगा और इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन ऐसे स्टूडेंट जब कम्युनिटी से जुड़ते 2-3 साल के बाद, तो मुझे सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक लगती है, बिकॉज तब सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। आज अवेयरनेस बढ़ रहा है कि स्टूडेंट सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में रह के प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू गिव यू 10 सैल्यूट माय डियर फ्रेंड, दोज आर थिंकिंग लाइक दिस। बट मेरा एक एडवाइस मानना, जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसको पूरा सुन लेना, ठीक है? तो आपका इस पॉइंट के ऊपर क्या कहना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई मिस्टेक थी प्रिपरेशन के जर्नी में दैट आपको लगी? मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन में एंट्री करने के पहले की। नहीं सर, नहीं। मतलब मिस्टेक सर इन द सेंस कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी कि मुझे बैंक सेक्टर में जाना है। तो फिर मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि इस चीज को आपने ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं शुरू किया? सर ग्रेजुएशन के बाद इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं एमबीए करी इसलिए क्योंकि मैंने देखा था सर बैंक की फील्ड में बहुत सारी नोटिफिकेशंस इसलिए आती हैं। आई जस्ट वांट टू कंप्लीट एजुकेशन पूरा एक साथ में, इसलिए मैंने बीकॉम के बाद तुरंत एमबीए किया। ऑल्दो मैंने जो है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मैं आपसे कनेक्ट हुई थी उस टाइम पे, बट क्योंकि सर मेरा वो रेगुलर डिग्री थी और मुझे वहां पे भी फोकस करना था अच्छे से, तो मैं बहुत प्रॉपरली नहीं कर पाई। और सर टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक, तो मैं ये बोलूंगी सर, जो वही लोग बहुत लेट से डिसीजन लेते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि यार कभी एसएससी दे लेते हैं चलो, या फिर रेलवे दे लेते हैं, बैंक दे लेते हैं। सो मैं ये बोलूंगी सर, जो लोग ये मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अपने दिमाग में रखते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। नो सर, फ्रॉम वेरी अर्ली जब से मुझे ये समझ में आया था कि नहीं अब मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तब से मैंने दिमाग में सिर्फ बैंक था और सिर्फ मैंने बैंक पे काम किया है और सिर्फ बैंक के जितने एग्जाम्स थे मैंने वो दिए हैं। सर एक बार प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हमें दिख जाता है कि एसएससी की नोटिफिकेशन आ गई, अरे इतनी अच्छी सैलरी है, रेगुलेटरी बॉडीज की आ गई इतनी अच्छी सैलरी है, तो सर वो लालच आती है मन में। बट मैं यही बोलूंगी कि वो नहीं करना चाहिए सर, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको बैंक फील्ड में आना है, आप बैंक की पूरी नॉलेज ले लो, अच्छे से सब कुछ समझ लो, देख लो, सीख लो कि आप कर पाओगे कि नहीं, उसके बाद आप कदम रखो, तो फिर मुड़ के मत देखो सर। बस मैं ये कहना चाहूंगी। देखिए यार, मैं आपको इस चीज के ऊपर और एक एडवाइस बता सकता हूँ। शी हैज एक्सप्लेन नाइसली, बट द थिंग इज, क्या स्वप्निल सर एसएससी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? आराम से पढ़ा सकते हैं। क्या स्वप्निल सर रेलवे के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? अरे आराम से पढ़ा सकते, वही एप्टीट्यूड स्किल है। फिर भी मैंने अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट को क्लियर कट, मेरे कम्युनिटी में जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, कॉल इट एज अ कम्युनिटी। आज आपको कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस समझेगा कि पावर ऑफ कम्युनिटी क्या होता है और पावर ऑफ कोई भी क्लासेस क्या होते हैं, कहीं पे भी लगा देना। बट मैं कम्युनिटी में क्या लड़कों को ऐसा गुमराह नहीं कर सकता हूँ ना यार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एचओसी कम्युनिटी से जो भी स्टूडेंट बने या जो भी स्टूडेंट जुड़े, वो एक सेक्टर को पकड़ के चले। तो मेरा पहला एडवाइस आकांक्षा के तरफ से भी वही है और मेरे तरफ से भी वही है कि आप बच्चा एक सेक्टर पकड़ के चलो, बिकॉज यहाँ पे हर सेक्टर में भीड़ लगी हुई है। तो आपको कौन से सेक्टर में कंफर्टेबल फील हो रहा है, दिन जगह ये सब चीजें मत देखो। एक एग्जामिनेशन आपका 360 डिग्री लाइफ चेंज कर देंगे। आप आकांक्षा के कितने दिन पहले रिजल्ट आया? अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे सर, अभी से 7 दिन पहले। 7 दिन पहले रिजल्ट आया, ठीक है। 7 दिन पहले तक मे बी आपको एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 7 दिन पहले की लाइफ आकांक्षा अलग थी एकदम सर। अभी 360 डिग्री चेंज आ गया जनाब। तो एक रिजल्ट ना आपकी 360 डिग्री लाइफ चेंज कर देता है। तो आपके लाइफ में ऐसा कोई भी बंदा है या बंदी है, विच इंक्लूड्स फैमिली मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, विच इंक्लूड्स भैया बहन, विच इंक्लूड्स फ्रेंड्स, वो आपके बारे में नहीं जानते। सो किसी और का सुन के अपना मोरल डाउन नहीं करना। इफ यू पर्सनली फील इट, आई वांट टू बी द बैंकर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग। इफ यू पर्सनली फील इट, मुझे एसएससी के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, फिर भैया वो साल में 1 बार आए या 2 बार आए, वो तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन तुमको उसका हाथ पकड़ के रखना है। बिकॉज आई सीन अ स्टूडेंट एक पकड़ के दूसरा छोड़ता है, ये मत करना, ठीक है। तो वेल, इसके ऊपर देन यू स्टार्टेड डायरेक्टली, ठीक है। तो ज्यादा कुछ मिस्टेक्स के लिए तो आपने जगह नहीं रखी। फिर भी ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे आकांक्षा की मिस्टेक लगती है, लेकिन वो एक सक्सेस के रूप में कन्वर्ट भी होगी। क्या स्वप्निल सर की मुझे आज भी ऐसा लगता है कि आपका फॉर्मल ग्रेजुएशन आपको खाली डिग्रियां बेच रहा है, ठीक है, चाहे वो मैंने इंजीनियरिंग किया हो या आपने बीकॉम किया हो, ठीक है। तो एक तो हमारे ग्रेजुएशन कंपल्शन है, ये बैंकिंग ने बोल दिया।
एंड अगर प्रोफेशनल नॉलेज का जैसा इनका पीएनबी में सिलेक्शन हुआ है तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए उन्होंने बोल दिया कि यू नीड एमबीए और द गाय लाइक मी जिसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ है आपका इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर वाला एग्रीकल्चर, ऐसा बोल दिया। तो लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट डिग्री तक जो भी स्टूडेंट वेट कर रहा है कि आफ्टर द डिग्री आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिपरेशन, तो मैं ये मानता हूं कि आकांक्षा के घर का कल्चर अच्छा था तो उसको उस चीज के लिए टाइम दिया गया, प्रमोट किया गया। लेकिन आप सीन अ पीपल, वी आर लिविंग इन इंडिया एंड मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे कुछ स्टेट में 18, 20, 21 साल की उम्र में लड़कियों की बातें अलग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा, जिस सेक्टर में आपको आगे बढ़ना है ना, उस सेक्टर के बारे में आपको जिस दिन रियलाइजेशन हो जाए उसका काम ना बच्चा उसी दिन से शुरू कर देना, उसके लिए वेट मत करना, उसके लिए वेट मत करना, बिकॉज फॉर्मल ग्रेजुएशन आपको सिंपल डिग्री देगा। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, देखो पेरेंट्स इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, वो पेरेंट्स ना इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है और वो उनको पता ही नहीं है कि आज का कल्चर कैसा है। तो ये एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो 19 साल का हो, 20 साल का होगी, कन्विंसिंग पावर से कि मम्मी पापा मेरे को ये आज से करना है, बिकॉज ये ग्रेजुएशन ना मेरे को एक सिंपल डिग्री देने वाला है, ये कोई कॉलेज मुझे कैंपस नहीं देने वाला है। तो फॉर्मल ग्रेजुएशन आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा है, आपका कुछ भविष्य नहीं बना रहा है। मैक्सिमम कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, सब किसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हो रहा है और मैं इतने दिनों से इस फील्ड में हूं तो मैं बहुत अच्छे से ये चीजें जानता हूं। इस चीज का मुझे बुरा लगता है, बाकी कुछ नहीं। वेल ऑन टॉप ऑफ दैट कि ठीक है, यू प्लानिंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, राइट, ठीक है। तो देन आप हाउ यू कम अक्रॉस लाइक एचओसी के बारे में आपको कैसे पता चला? आप तो इलाहाबाद में बैठो, खैर आप तो मिठाई खिलाने के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आप आए हो इतने दूर, नागपुर में वो भी, लेकिन आपको पता कैसे चला? सर यूट्यूब के थ्रू, ऐड के थ्रू मुझे पता चला था वर्कशॉप के बारे में। मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी आपकी, और उस वर्कशॉप के दौरान सर आपने जो भी चीजें बताई थी कि कैसा एक पैटर्न है तो होता है, आप कैसे कैसे क्लासेस लेते हैं, वो काफी इम्प्रेसिव था सर। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कोचिंग क्लासेस एंड ऐसा है जो सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते हैं ऑल। तो मुझे सर आपका जो एक डिफरेंट टच लगा था वो यही था, क्योंकि मुझे सर काइंड ऑफ पर्सनल ट्यूटर चाहिए था। बचपन से ही सर वो मेरे दिमाग में है कि स्कूल के टाइम पे मेरे चाचा मुझे पढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मैंने कोचिंग ट्यूशन की है। उसके बाद तो सर वो चीज एक दिमाग में था कि मुझे एक पर्सनल ट्यूटर वाला टच चाहिए था। वो आपकी वर्कशॉप के दौरान जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि वाह, मतलब बैंकिंग जैसी फील्ड में भी कोई ऐसा है जो पर्सनल ट्यूटर बन के पढ़ा सकता है। और आपको मतलब सर मुझे सबसे अच्छा एचओसी का यही चीज लगती है कि आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन संभालेगा, आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली के सिवा। जब भी आपको कोई भी तरह का टेंशन है तो एचओसी उस चीज के लिए है। तो सर मुझे ऐड के थ्रू पता चला और मैंने कोचिंग फिर ज्वाइन कर ली। यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन इन द एचओसी, ठीक है, ओके। वेल देन अब एचओसी का तो एक रोड मैप है, ठीक है, तो मैं उस रोड मैप में तो कंपल्शन डालता हूँ कि वैसा ही करना है। फिर मैं चाहता हूँ कि एक आकांक्षा का एक रोड मैप क्या था? सर मैं पूरा शुरू से बताती हूँ, मतलब मैंने प्रिपरेशन जर्नी आपसे कनेक्ट होने के बाद कैसे शुरू की। तो सर वर्कशॉप में जैसे कि सर बताते हैं ऑलरेडी कि ऐसे ऐसे पैटर्न होता है, ट्रैकर्स एंड ऑल सारी चीजें मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। तो मैं ये बात बोलूंगी कि जो स्टूडेंट्स आज देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को जरूर से ध्यान रखें कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं स्ट्रेटेजी जानने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। यूट्यूब पे चैनल्स भरे पड़े हैं सर जो आपको एकदम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बट आपको सर एक ऐसा इंसान जरूर चाहिए है जो आपको प्रिपरेशन में हर एक कदम पे बता सके कि यहाँ पे अब ये करना है, अब ये करना है। क्योंकि सर बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और आज YouTube पे सर इतनी अवेयरनेस है कि एस्पिरेंट बस कंफ्यूज ही हो रहा है। कभी मैथ्स के लिए ये टीचर, कभी वो टीचर, कभी वो टीचर, बस ऐसा चल रहा है। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो रोड मैप जो होता है ना, वो बस एक ट्यूटर डिसाइड कर लीजिए, आप एक मेंटोर सेट कर लीजिए अपना और सिर्फ उनको फॉलो करिए। ये नहीं कि आप क्वांट के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपका टीचर कोई भी हो सकता है, वो आप डिसाइड करो आपका किसके साथ अच्छा बॉन्ड है। बट सर अगर मैं ये बोलूं कि आपको 100 लोग मिलेंगे एडवाइस देने के लिए और आप 100 की एडवाइस मानोगे तो आपका प्रिपरेशन जर्नी सिर्फ लंबा होगा, वो दुर्योधन बन गया इंसान। एग्जैक्टली सर। तो रोड मैप के लिए सबसे पहले आपको ये माइंडसेट करना है कि आपको किसको फॉलो करना है। अपने एक टीचर को डिसाइड कर लीजिए कि आपको इनको फॉलो करना है। आफ्टर दैट वो जो भी कहते हैं बिना किसी डाउट के, शक के, कुछ भी मन में लाए, सिर्फ उनको ब्लाइंडली फॉलो करिए। तो
इससे क्या होगा सर कि आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ सामने वाले की बात सुनेंगे। और सर अगर रोड मैप की बात करूं तो आपने जो ट्रैकर वगैरह मेंटेन करवाने को बोला कि कैसे कैसे मार्क्स नोट करने हैं ये वो किया तो एग्जैक्टली सर पूरा मतलब मैं एक्सेल पे डेली मेंटेन करती थी अपनी सारी मॉक्स के एक एक मार्क्स मेरे पास अभी भी नोट डाउन है सर। वेल इस चीज को मैं यहाँ पे रोकूंगा। ये एचओसी के भी स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहे हैं और एचओसी की स्टूडेंट बता रही है yes, इतने स्टूडेंट कम्युनिटी में पल रहे हैं, पता नहीं आप में से कौन बच्चा कर रहा है। मैं एक लेवल तक आपके टच में रहता हूँ, अभी तो कॉन्सेप्ट अलग अलग है तो सीनियर मिलिट्री कैंप तक हेल्प करता हूँ, लेकिन बच्चा हर किसी के घर में जाके ना स्वप्निल सर देख नहीं सकते। तो ये सुन लो, आप ही की सीनियर है या आप ही के बैचमेट हो सकती है, ठीक है? तो मैं वही बोल रही थी कि रोड मैप जो आपका है, जो आपने पूरा बताया है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को ब्लाइंडली फॉलो करिए बिना कुछ सोचे समझे। सर कैसा होता है, हमें लगता है क्या फालतू चीज है, एक्सेल पे मेंटेन करना है, स्प्रेडशीट बनानी है, क्या डायरी मेंटेन करनी, मतलब सर मैं पूरा स्प्रेडशीट में मेंटेन करती थी अपने पूरे मार्क्स। मैंने आपको दिखाया भी, आपको याद होगा कि मतलब मैंने ऐसे मेंटेन किया था कि सिंप्लीफिकेशन में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, अच्छा अरिथमेटिक मेरा कैसे जा रहा है, पूरा स्प्रेडशीट में मैंने पूरे मार्क्स बनाए थे सर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमेशा एक डायरी मेंटेन करिए जो बहुत हेल्पफुल है सर। टू डू लिस्ट मेंटेन करिए। दिन शुरू होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे दिन आपको क्या क्या खत्म करना है। तो सर मेरा रोड मैप अगर मैं शुरू से दिन से बताऊं तो शुरू होता था ऐसे, आप बोलते थे कि आपको एक्सरसाइजेस एंड ऑल करना बहुत जरूरी है, जो मैं ब्लाइंडली फॉलो करती थी सर। मुझे ऐसा था कि मॉर्निंग में उठना है, थोड़ा वॉक ही कर लिया, कभी योगा करने का मन नहीं, एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो टेरेस पे चले गए, ऐसे वॉक कर लिया, सॉन्ग्स लगा लिए। तो उस टाइम पे सर जो वो पॉजिटिव फीलिंग्स आती है ना, ऐसा अच्छा सा क्लाउड देख के एंड ऑल, वो एक बहुत अच्छी चीज है। वो लोग शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं करते होंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सो के उठने के बाद करंट अफेयर्स करना है, जल्दी जल्दी रूटीन शुरू करो, इंग्लिश कर लो, काउंट कर लो, वैसा करते हैं सर। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपने को टाइम दीजिए, अपना माइंडसेट वैसा बनाइए कि आप एक बैंकर बनने जा रहे हो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो वैसा माइंडसेट बनाने के लिए अपने दिन को वैसा डिसाइड करिए। तो फर्स्ट थिंग आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, नॉर्मल रनिंग करिए, कुछ भी करिए। उसके बाद आप अपना टू डू लिस्ट मेंटेन करिए। पॉसिबल हो तो एक रात पहले ही मेंटेन कर लीजिए कि कल आपको ये काम करना है। नहीं हो पाया तो सुबह करिए। उसके बाद टू डू लिस्ट को फॉलो करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, इवन आपके फ्रेंड का फोन आया है, कोई मैसेज आया है, कुछ भी आया है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको कोशिश करना है कि आपका टू डू लिस्ट आज रात होने से पहले खत्म होना चाहिए। उसके बाद सर रोड मैप के लिए आप मॉक्स दे रहे हैं, कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप प्रॉपर ट्रैकर मेंटेन करिए और उसको रेगुलरली एनालाइज करिए सर। मैं अपनी प्रिपरेशन बताऊं सर, तो जो मैंने शुरू किया था तो मुझे आज भी याद है कि सर आरआरबी पीओ और क्लर्क में सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेंड कर पाई थी सर 20-22 क्वेश्चन। और आज ये स्टैंडर्ड है सर कि लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था, जब बहुत सारे बच्चों का नहीं क्लियर हो पाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा अचीवमेंट था जो सिर्फ ट्रैकर मेंटेन करने की वजह से आ पाया है। क्योंकि तब आपको पता चल पाता है सर कि आप क्वांट में कितना कर पा रहे हो, रीजनिंग में कितना कर पा रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। तो पॉइंट चीजें ये मेंटेन करना बहुत बोरिंग है, मैं फिर से बोलूंगी, बट मैं कहूंगी कि डेफिनेटली करिए। बहुत अच्छा मैजिक है ये, बहुत काम करता है। उसके बाद सर एनालिसिस वगैरह मॉक्स दीजिए, फिर एनालाइज करिए प्रॉपर। और एनालिसिस करने के लिए सर वो हम उस चीज पे देखेंगे कैसे करना है क्या, बट मॉक्स वगैरह देने के बाद एनालिसिस करके अपने सब्जेक्ट को मतलब प्रॉपर बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। मैं ये बोलूंगी कि आपको एकदम परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट बन के वहां जाके मैथ सिखानी है, ऐसा नहीं करना है। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने दिमाग में। मैंने पहले ही बोला कि सेट कर लो कि आपके लिए है क्या बैंक की जॉब, अगर है तो किस किस फील्ड में और क्या क्या पढ़ना है, ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। बस उस हिसाब से काम करिए सर। ऑलराइट, वेल मैं इसी पॉइंट को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी वो है आपकी नियत। वाओ। जो आपके दिमाग में डे 1 से बन जाती है सर। अगर आपकी नियत अच्छी है, आप एक अच्छे इंसान हो, आप दूसरों का भला चाहते हो, आप दूसरों की खुशी में खुश होते हो, आप कभी किसी के साथ चीट नहीं करते हो या करना की सोच भी नहीं सकते हो, आप हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, आप अपने मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप अपनी फैमिली को कलेक्टिवली आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने सिबलिंग्स की हेल्प करना चाहते हो, ये सारी चीजें सर बहुत मैटर करती हैं। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब लोग इन चीजों पे बात ही नहीं करते सर, किसी भी पॉडकास्ट में या किसी भी इंटरव्यू में ये लोग मेंशन ही नहीं करते। बट आई वांट टू से कि प्लीज अपनी नियत पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, अपनी मतलब सर एक अच्छा इंसान ही एक अच्छी जगह पे पहुंच सकता है, मेरा मानना है। और एक अच्छा इंसान और उसकी नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोकस चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। तो ये सारी प्रिपरेशन के लिए तो जरूरी है, बट उसके साथ साथ आप
एज अ पर्सन कैसे हो, क्योंकि आप एक चेयर पे बैठोगे सर तो आप वहां पे कस्टमर से भी डील करोगे, अपने सीनियर से भी करोगे, आप जहां से आए हो वो बैकग्राउंड आपकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो आई वांट टू से कि काइंडली सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ना देकर आप अपने आप को भी इम्प्रूव करिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करिए, एज अ पर्सन आपका माइंडसेट कैसा है उसको इम्प्रूव करिए। बहुत नेगेटिव नैरो माइंडेड पर्सन भी होते हैं सर, मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया है कि मे भी सर मेरा सपना था कि 6 महीने में एग्जाम क्रैक करना, बट रियलिटी सर एग्जाम में आने के बाद समझ में आती है। तो जो एक पर्पस आपका है वो बना के रखिए, बट उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ सर मुझे देर लगा भले, बट आज मैं जिस सीट पे बैठूंगी ना सर बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि वाओ मैंने जितना टाइम भी बिताया है ना बहुत कुछ सीखा है। ये मुझे बूज़बम्स आ गई ये वर्ड बोलने के बाद। ठीक है, तो यार क्योंकि लाइक यू नो द आकांक्षा इज अ काइंड ऑफ गर्ल जिसने एक नेक काम किया है। क्या स्वप्निल सर, उन्होंने हमारा हैंड नहीं छोड़ा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स के मैं इंटरव्यू लेता हूँ या जितने भी सक्सेस स्टोरीज एचओसी कम्युनिटी से है, 90% स्टूडेंट ऐसे ही है कि जिन्होंने एचओसी का हैंड नहीं छोड़ा है, इसीलिए आज वो आप इस औहदे पे पहुंचे। इट्स नॉट अबाउट ओनली एचओसी, इट्स ऑल अबाउट आप जिस गुरु को भी अपना गुरु मानते हुए, अपना भगवान मानते हो उस सेक्टर का, मत करो बॉस उसके ऊपर शक। ठीक है, शक में ना मियाँ बीबी का भी रिलेशन नहीं बनता है, तो ये तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। तो जिसको आप मानते हो ना उसका हाथ पकड़ो। अगर वो गाइडिंग स्टार आपके लाइफ में ऐसा मिल गया ना जो आपको पढ़ाए, आपसे पेपर सॉल्व करवाए, आपसे होमवर्क करवाए, आपको प्रीलिम और मेंस के साथ चलाए, और इतना ही नहीं बच्चा आपके सिलेक्शन तक सपोर्ट करे, तो भैया फिर आपकी निकल पड़ी, फिर आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त गुरु है। फिर आपको वो पर्सन बनना है जो अभी आकांक्षा ने मेंशन किया है। ठीक है, नहीं तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, क्यों प्रिपरेशन करना चाहता हूं, गवर्नमेंट जॉब है सर, राइट सर, बढ़िया स्टेटस मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब है सर, जॉब भी तो चाहिए बैंक में। जितनी नियत गंदी रहेंगी ना उतना प्रिपरेशन भी आपसे दूर भागता है, और ये चीजें होती है, प्रैक्टिकली होती है। हालांकि बैंकिंग के एग्जामिनेशन क्लियर करना इतनी बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं, सब कुछ निकलता है, बट क्या होता है, ऐसा भी नहीं होगा कि स्वप्निल सर आपका कहना ऐसा है कि सारे स्टूडेंट ने ये सारी चीजें फॉलो किए, क्या नहीं, मैं आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी चीजें, बट भाई लाइफ तुम्हारी खाली प्रिपरेशन तक सीमित नहीं है। राइट सर, आप एज अ पर्सन भी आगे बैठने वाले हो, आगे लोगों के साथ डील करने वाले हो, तुम्हारी लाइफ। कि मतलब लोग सोचते हैं कि बैंकर बनना है, बस बनना है, बट आई वांट टू से कि बैंकर बनना बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके बाद की जॉब ना बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। वहां पे बैठ के हमको जिनको डील करना है, जिनके साथ रहना है, वो लाइफ को जीने के लिए सर एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जलन वाला बंदा रहता है, यार ये मेरे कलीग ने ऐसा कर दिया, मैं नहीं कर लूंगी, या मेरा वो मैनेजर ऐसा बोल रहा है। भाई वहां पे देन कॉर्पोरेट सेक्टर से आपका इंटरेक्शन होता है, फिर वो पॉलिटिक्स चलना, ये सब चलना, इसमें ना नियत जिसकी साफ रहेंगी ना वो बड़े पोजीशन पे पहुंचेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी एक जॉब की लड़ाई नहीं है, हमारी ये पोजीशन की लड़ाई है। और आप अगर जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन मेरा स्टूडेंट हर एक जानता है कि एक पीओ बनने वाला वर्ल्ड बैंक तक हाथ मार सकता है, एक पीओ जनरल मैनेजर बन के रिटायर्ड हो सकता है। तो अगर इतने बड़े ओहदे पे आपको पहुंचना है, आपने अरुंधति भट्टाचार्य का नाम सुना होगा, शी जॉइन एज अ पीओ एंड शी रिटायर्ड एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसबीआई। तो अगर आप भी उतने बड़े ओहदे पे जाना चाहते हो तो अपनी नीयत को सही बनाना पड़ेगा, तो दैट डजंट मैटर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। तो अगेन कुछ पॉइंट्स आपको प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट लगते हैं? सर जैसे मैंने डायरी मेंटेन वाला बताया था, उस पे सर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। जस्ट लाइक कि मैं ऐसा बोलूंगी कि मॉर्निंग में उठ के अफर्मेशंस लिखना सर, वो मेरे लिए बहुत वर्क किया, बहुत ज्यादा। अपन वो करवाते हैं बैच, राइट सर, आप वो करवाते हैं ऑलरेडी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा कम फोकस की जाती है, बट मुझे लगता है कि करना चाहिए लोगों को। सुबह उठ के डायरी मेंटेन करिए, प्रॉपर लिखिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप ग्रेटफुल रहिए उन चीजों के लिए जो आपके आसपास है। बिल्कुल बिल्कुल। उन सब चीजों से सर हमेशा ये लगता है कि आप अच्छी जगह पे हो और आप और अच्छी जगह पे जाओगे। जब आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको लगता है कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल है। अच्छा मेरी लाइफ में ये भी है जो हम रियलाइज नहीं करते सर। एज ए एस्पिरेंट हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बट हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि हम किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल है, हमारी लाइफ में ऑलरेडी क्या क्या है, कितने सारे लोग हैं, कितनी मुश्किल से जी रहे हैं। तो उन सब चीजों के सर एक मुझे लगता है वो एक फैक्टर है। और उसके बाद सर मैं अपना रूटीन इस तरह से सेट करती थी कि मैं कहूंगी कि आपकी लाइफ में
एक दो फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए बोलते रहे। तो वैसे मेरे पास फ्रेंड्स थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया कि जब भी कभी रिजल्ट आता था सर, और मैं वैसे अपनी बहन के साथ रहती थी प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं इस वीडियो के थ्रू उसको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी। ऑलरेडी कई बार बोल चुकी हूँ, बट मुझे लगता है सर कि एक बहन या फ्रेंड या कोई भी, किसी को भी आप एक ऐसा अकाउंटेबल पार्टनर बना लीजिए, जो आप वर्ड यूज करते हैं सर ऑलरेडी, कि वैसा इंसान आपको हमेशा सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोलेगा। और वो आपके रिजल्ट के बाद, सर मुझे याद आता है मैं कोई भी प्रीलिम्स देके आती थी, अच्छे अटेम्प्ट्स नहीं होते थे, रोने लगती थी, या फिर मेंस देके आई अच्छा नहीं हुआ तो अंजलि का अटेम्प्ट अच्छा होता था। हाँ, तो सर बहन का अटेम्प्ट अच्छा होता था या फिर मेरा अच्छा नहीं होता था, तो हमेशा ऐसा लगता था। बट सर उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया ये बोल के कि ठीक है दीदी, सबका टाइम आता है, आपका भी आएगा। और सर आज वो बात जब सच होते हुए दिखती है तो लगता है कि अगर वो नहीं होती तो शायद पहले ही क्विट कर दिया होता, कभी क्विट कर दिया होता, क्योंकि सर फैमिली से दूर रह के प्रिपरेशन करना, और उस टाइम पे आपको एक इंसान ऐसा चाहिए है जो आपको इस तरह से सपोर्ट करे। तो मैं कहूंगी कि आप एक अपना अकाउंटेबल पार्टनर बना लीजिए, जो आपको हमेशा किसी चीज के लिए कोई भी डाउट आ रहा है, इवन बस आपको मोरल सपोर्ट करने के लिए वो आपके साथ हो, मैं ये बोलूंगी। उसके बाद सर मेरा संडे रूटीन होता था सर सत्संग जाने का। अच्छा। मैं सत्संग जाती थी, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी रहिए। राइट। मंदिर जाइए या फिर सत्संग जाइए या फिर जो आपको लगता है वैसा करिए। बट आप हमेशा जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार यू आर ग्राउंडेड, तब आप ग्राउंडेड फील करेंगे। तब आप ऐसा नहीं कि किसी दिन मॉक्स में अच्छा नंबर आ गया तो एकदम उड़ने लग गए, कोई प्रीलिम्स अच्छा हो गया तो एकदम उड़ने लगे, वो चीज नहीं। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो जब आप इन सारी चीजों से कनेक्टेड रहते हो। तो ये भी सर कोई बात नहीं करता इन सब पे। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में रखी। पढ़ाई, स्ट्रेटेजी सब इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल। एंड इस पॉइंट को 99.9% स्टूडेंट इस चीज को ना निगलेक्ट करते हैं। वो एक ही चीज चाहता है, मेरे को क्या जादू मिलेंगे। भाई साहब, जादू के लिए ना आप YouTube पे हो, आप बैंकिंग के नाम के स्ट्रेटेजीज के लेक्चर देख के थक जाओगे। इतनी स्ट्रेटेजीज आपको 17 से 60 लोग 17 से 60 जगह से बताएंगे अपने अपने चीजों से। बट ये जो पॉइंट दैट आकांश हैज मेंशन ना, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, ऐसे ऐसे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को मैंने हलते हुए देखा है जो तगड़े लेवल पे पहुंचने के बाद भी बिकॉज ऑफ दिस आज भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि वो असली हकदार थे कि उनका रिजल्ट यहां से एक साल पहले आ जाना चाहिए था। जैसे लास्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, या 2022 के कुछ स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनके अभी 2023 में रिजल्ट्स आए। आपको लगता है गाइस एचओसी कम्युनिटी का सीनियर स्टूडेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है? आप जानते हो कि साला कितने पेपर देते हैं हम स्टडी मॉक के ऊपर। बहुत बड़ा मीनिंग होता है एचओसी कम्युनिटी के स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है। मैं बाहर की दुनिया का नहीं जानता, अगर कोई मुझे बोलता है ना 3 साल से मैं पढ़ाई कर रहा हूं फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो एचओसी का नहीं होगा तो फिर मैं बता सकता हूं कि भैया तू प्रीलिम तक डूबा हुआ है, या तूने मेंस को उतना अप्रोच नहीं किया, या फिर यहां से खाली है, तूने सब कुछ किया है तो। लेकिन एचओसी का सीनियर अगर ये सब कुछ करने के बाद भी जब यहां से जो अभी इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है ना, अगर वो नहीं कर रहा है ना बेटा, वो जाएगा पेपर में हार के आएगा, क्योंकि मेरा एक पजल रुक गया, मेरा ऐसा हो गया, यार मेरा माउस बंद हो गया, यार मेरा पीसी बंद हो गया, तो मैं फंबल हो गया। ये चीजें यार इट इज वेरी नेचुरल, इट इज वेरी कॉमन, ये आपके हाथ में नहीं है। और ये होता ही है सर, ये होता ही है, ये होता है। तो आपके हाथ में क्या है? खुद को कंट्रोल करना। मैंने ऐसे सिचुएशन से अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को रिजल्ट मारते हुए देखा। देखा है, आपने इंटरव्यू देखे होंगे, तो भैया हो सकता है आप भी होंगे उसमें। आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल, मैं भाई इन स्टूडेंट को 10 सैल्यूट करना चाहता हूं कि तुमने ऐसे सिचुएशन से हैंडल किया है। यानी इसमें मेरा इतनू सा भी बोलना अगर आपके लाइफ में काम आ गया ना, वो वाला बहुत जबरदस्त काम आपने कर लिया। बिकॉज भैया रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ना तुर्रम खान लेवल का हम भी सिखाते और दूसरा भी सिखाएंगा, कोई कमी नहीं करेगा। बट द थिंग इज, ये अगर आपके प्रिपरेशन में नहीं रहेंगे ना बेटा, अगर आप मेंटली खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे किसी सब्जेक्ट का या किसी टीचर का या अपने मम्मी का या अपने पापा का या भाई का, जो भी, यार वो उनके एक्सपीरियंस है जो आपके लाइफ में थोप रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इतने वीडियोस बनाते हैं या कोई मेरी ऐड चलती रहती है, वहां पे अगर किसी ने मुझे गाली गलौज, वो नहीं जानता स्वप्निल तुलस्कर क्या चीज है, या फिर उसके लफ्जों को लेके मैं खुद को क्यों डाउन करूं। तो तुम्हारे लाइफ में अगर तुमको कोई मुंह पे बोलता है,
वो नहीं जानता आकांक्षा कौन है, वो नहीं जानता अगर यहाँ पे कोई विवेक नाम का स्टूडेंट देख रहा है तो विवेक कौन है, वो नहीं जानता शोभा कौन है, वो नहीं जानता श्वेता कौन है, वो आप जानते हो। तो एज अ पर्सन ना वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अपनी प्रिपरेशन में जो इन्होंने पॉइंट मेंशन किया ना, yes, sir. उसको ऐड नहीं करोगे ना तो भैया तुम्हारे बैंकर बनने पे कोई मतलब नहीं yes, है। मुझे बिल्कुल, मतलब आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, बिल्कुल, क्योंकि सर ये प्रिपरेशन जर्नी जितनी लंबी होती है उतना क्रिटिसिज्म मिलता है, उतना लोग आपको पीछे खींचते हैं या फिर आपसे सवाल भी करते हैं। और मैं कहती हूँ सर कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो आपको प्रेशर ही फील नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। प्रेशर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बस वो प्रेशर को आप कैसे हैंडल कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं वही मतलब मैं यही बोलूंगी कि जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको अगर कभी फैमिली से कोई प्रेशर आ रहा है या फिर लोग सवाल कर रहे हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल, बहुत ग्रेटफुल रहिए इस चीज के लिए कि अच्छी बात है वो आपके लिए सोच तो रहे हैं, भले यही क्यों ना बोल रहे हो कि आपका रिजल्ट नहीं आया क्या। सर मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि मेरी इस प्रिपरेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सभी लोगों का हाथ है जिन्होंने ये सारी चीजें करी, सारी कायनात एक हो जाती है आपका रिजल्ट खींच के लाने। एग्जैक्टली सर, और आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलता है किसी न किसी दिन, बस आप अपने पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी नीयत साफ रखिए। डेफिनेटली आपको सर, मैं आज सर बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए कि मैं सर SBI PO, IBPS PO ये बनना चाहती थी, आज पंजाब नेशनल बैंक की स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनी हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि छोटा चाहती थी, बहुत बड़ा मिल गया, बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उसके पीछे का इंटेंशन सर यही है, रीजन यही है कि हमेशा दिमाग में यही रखा सर। मैं एक चीज ऐड करूंगी, मैं भी बहुत सारे बच्चे इससे कनेक्ट भी करे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं, वो ये था सर कि आज तक सर जितनी भी वीडियोस देखी हैं, कभी भी सक्सेस स्टोरी देखी किसी की या फिर कुछ भी देखा, कोई फ्रेंड मेरा सक्सेस हुआ किसी का या कुछ भी हुआ, कभी मन में सर ऐसी फीलिंग नहीं आई कि ये बंदा आगे बढ़ गया। मतलब सर मेरी फैमिली में भी लोगों के सिलेक्शंस हुए या जो भी आगे बढ़ा, हमेशा ऐसा लगता था सर, उनकी वीडियोस देखती थी ना तो ऐसा रोने लगती थी, आंसू आ जाते थे, लगता था कि वाह आज इनके घर में कितनी खुशी होगी, अभी ऐसा दिन कभी मेरे साथ भी आएगा। एंड सच में एस्पिरेंट्स में आप सभी को, जितने भी फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, मैं सच में बोलना चाहती हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आता है ना 360 डिग्री, जैसे सर ने बोला ना, पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी फैमिली इतनी खुश होती है, इतना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि जो आपने कर्म किए थे ना, मैं जो बोल रही हूँ अच्छी नियत एंड ऑल, वो आप लोग को मे भी लग रहा होगा कि कैसा प्रवचन जैसा है, या मे भी उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, जिन्होंने फील किया होगा उनको समझ में आएगा। तो ये सर उस दिन समझ में आता है कि वाह, अच्छे कर्म का फल इतना मीठा होता है, लिटरली सर। लाइक मुझे फिर से गूज़बम्स आ गए, एंड ऑल आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज़ आई फील इट, आई मीन इट। मैं अपने स्टूडेंट के एफर्ट जानता हूँ, उनके काम के तरीके को जानता हूँ, काफ़ी मैन टू मैन सपोर्ट है मेरा। हो सकता है मेरा कोई स्टूडेंट मुझे बाहर गाली मार रहा होगा, मैं आप उसको भी थैंक यू बोलता हूँ कि यार हो सकता है मेरे तरफ से तेरे को कोई हेल्प नहीं मिली होंगी, लेकिन अगर तू पहुंचा होगा ना मेरे पास तो ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी वापस नहीं गया होगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो मैं भी बहुत श्योर, ऐसा नहीं हुआ होगा यार। लाइक ऐसा कभी नहीं होगा कि स्वप्निल मास्टर या मेरे अलावा कोई भी टीचर जो फील करता है ना, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट मी, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अबाउट मी। जो भी स्टूडेंट, जो भी टीचर या जो भी एजुकेटर दम खम के काम कर रहा है ना, वो बहुत फील करता है गाइस। तो आप अप्रिशिएट करिए उनके वर्क को, उनके सपोर्ट को। भला ही मेरे को किसी ने बोल दिया होगा चलेगा, एंड से थैंक्स टू योर हेटर्स, बिकॉज वो आपके सक्सेस स्टोरीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट, यानी वो इनडायरेक्टली बहुत अच्छी चीज है। तो से थैंक्स टू योर हेटर्स एज वेल, ठीक है, कि उन्होंने बोला, फिर आप जोश में काम शुरू किए, फिर आप ईमानदारी से ऐसा फोकस किया, हाँ उन्होंने ये बोला तो मुझे ये करना चाहिए। बहुत जबरदस्त चीज है जनाब, ठीक है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट से जवाब मिलेगा, आपका रिजल्ट ही आपका जवाब है, और वो लोगों को अपने आप ही समझ में आता है। और अच्छी बात है सर, मैं ग्रेटफुल इसलिए बहुत ज्यादा हूँ कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं सर जिसने मुझे कभी किया हो। मैं भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी फैमिली में कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाती होंगी, बट मैं यही बोलूंगी कि आप कभी उस चीज को नेगेटिव अप्रोच से मत देखिए, मत सोचिए। आपकी जो आपके हेटर्स भी है वो भी आपके वेल विशर्स ही होते हैं, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उसको उस तरह से उस एंगल से देखिए और वैसे ही डील करिए, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी। इसमें एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है मेरा एंड सारे पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो, अब पता नहीं पेरेंट्स क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ आकांक्षा, स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट में प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो फिर उनके मम्मी पापा के 4 लोग सोसाइटी के दोस्त होते हैं,
देन मान लो उनको किसी का कुछ उन्होंने अटेन कर लिया या कुछ देख लिया, अब उनको मस्त लगा, काम का लगा, अपने वो पापा को जाके पूछेंगे, फिर पापा को उनके बारे में कुछ नहीं पता या वो प्रिपरेशन के जर्नी में बारे में कुछ नहीं पता, फिर वो अपने 4 दोस्तों से जाके पूछेंगे। तो इस पॉइंट में भी किसी के पेरेंट्स नहीं अभी मत कर, ग्रेजुएशन के बाद सोच लेना, नहीं यहाँ से मत कर, यहाँ से कर ले, नहीं मैं जो ऐसे बोल रही हूँ वहां से कर ले। तो इस पॉइंट के बारे में आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि जैसे आप भी बोलते थे कि पेरेंट्स को उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब जो उन्होंने देखा है उन्हें वो पता है। बिल्कुल। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो चाहते हैं ये आप उनको कितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं, राइट। तो अगर सर कोई कोचिंग है या कोई कोर्स है या कोई भी चीज है, इवन बैंकिंग सेक्टर है या कोई फॉर्म भरना हो, कुछ भी लाइब्रेरी हो, कुछ भी भरना है, तो मैं ये बोलती हूँ सर कि सबसे पहली बात है कि जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि करियर आपका है, फ्यूचर आपका है, और आपके पेरेंट्स डेफिनेटली आपको अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं, इसलिए ही वो एडवाइस करते हैं। तो आप उनको एश्योरेंस दीजिए, आप उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाइए कि आपको इतना टाइम चाहिए है ये प्रिपरेशन करने के लिए, और आप अभी से करना चाहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो सिलेक्शन तो तब भी होगा, और सिलेक्शन ग्रेजुएशन में करने पर भी होगा, बट मैं ये बोलूंगी कि कुछ लोग 6 महीने में क्रैक कर लेते हैं, कुछ को 1 साल लगता है, कुछ को 2 साल लगता है। हाँ। आपको अपनी कैपेबिलिटी तब समझ में आएगी जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आपको अवेयरनेस होगी, उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो अपने पेरेंट्स को समझाइए, कन्विंस करिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए, वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजों का डिस्कशन था ताकि आप प्रिपरेशन में एंट्री किए वाले स्टूडेंट हो तो पहले इस चीज से रिलेट करो। मैं सब्जेक्ट के ऊपर अभी भी नहीं आया, ना मैं इनके इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के ऊपर आया हूँ। जो स्ट्रैटेजी के चाल ढाल से लोग इंटरव्यू देखने आते हैं, मैं उसके ऊपर अभी भी नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो बैंकर का बैंकिंग के पोजीशन पे, आप जिस पोजीशन पे जाने वाले वो फील कराना शुरू करो, उसके प्रति अभी से थैंकफुल बनो। वो सारी चीजें आप शुरू करो। अब मैं आता हूँ पॉइंट के ऊपर कि मुझे एक बात बताइए आकांक्षा, की बैंक में प्रीलिम और मेंस है, और उसके बाद इंटरव्यू, अगर आप पीओ दोगे अदर काइंड ऑफ आप एसओ, ठीक है। तो अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है, और ये आप भी बहुत अच्छे जानते हो कि 2 रास्तों से स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, 1 फॉर द प्रीलिम, 1 फॉर द मेंस। क्या, और इसमें काफी सारे लोग पढ़ाते भी वैसे ही है। अब उनका अपना अपना जो भी फंडा है। आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है, प्रिपरेशन किया है, 2-2.5 साल आप प्रिपरेशन के जर्नी में रुके हैं। क्या ये 2 रास्तों से पढ़ना सही है या इनको कंबाइन करके करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सर कंबाइन करके करना चाहिए। और जब आप मेंस तैयार करते हैं सर, तो प्रीलिम्स साइमल्टेनियसली अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स का लेवल इजी होता है सर। ये बात शुरू में नहीं समझ में आती है, बट अगर आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ट्रैकर्स मेंटेन कर रहे हैं, आपने अपनी डायरी बना के शेड्यूल से काम किया है, तो आपका 1 बाय 1 करके अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि आपको प्रीलिम्स होने लग जाता है। और सर जिस दिन आप मेंस तैयारी शुरू करते हैं ना, उस दिन आपको प्रीलिम्स इजी लगने लगता है। अच्छा। और जितना ज्यादा आप मेंस प्रिपेयर करते हैं उतना ज्यादा आपको प्रीलिम्स इजी लगता है। तो जैसे अभी सर जॉब के बाद भी मैंने कुछ प्रीलिम्स वगैरह एग्जामिनेशन दिए, इंटरव्यू के बाद, तो सिलेक्शन होने लगता है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो मैं ये बोलूंगी कि जैसे मेरा 2021 वाला ईयर जो था सर, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थी उस टाइम एग्जाम्स के लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि कोचिंग ज्वाइन कर ली थी तो करती थी। बट जो मैंने उस साल जितने प्रीलिम्स दिए ना, मेरा एक भी क्लियर नहीं हुआ है। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि एक चीज पे फोकस करिए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही थी, मैं बैंक भी कर रही थी, ना मैं इधर की हुई ना मैं उधर की हुई। तो इससे अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ पहले पीजी अच्छे से किया, बहुत अच्छे मार्क्स से उसको पास किया। उसके बाद जब बैंक एग्जामिनेशन शुरू किया, तो मैं ये बोलूंगी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा तब मैं पेपर दूंगा, ये भी गलत है सर। मैं बोलती हूँ कि आप डे 1 से, जिस दिन आपने प्रिपरेशन शुरू की है, आप उस दिन से मॉक्स दो, और आप उस दिन से पेपर देना शुरू कर दो सेंटर में जाके, क्योंकि जो सेंटर की फील होती है वो आपको वहां जाने के बाद ही समझ में आती है। और वो बहुत डिफरेंट फीलिंग्स है, वो घर पे कभी नहीं आएंगी। आप कितना भी सोच लो कि आप पूरा प्रिपेयर होगे तब पेपर में बैठोगे, तो ऐसा नहीं, ये गलत है। तो सर वैसा था कि 2021 में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी प्रीलिम्स। 22 में आए सर, तो समझ में आने लगा था, क्योंकि मॉक्स देना शुरू कर दिया था सर आपके प्लेटफॉर्म से, मेंस का भी। तो मेंस जब देने लग गया तो प्रीलिम्स अपने आप हाथ लगने लग गया था, अपने आप समझ में आने लगा था। 2022 के मैंने प्रीलिम्स क्लियर किए थे, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का ही मेंस दिया था। और उसके बाद फिर सर नेक्स्ट 23 में ऑलमोस्ट सभी प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं सर। आईबीपीएस पीओ रह गया था मेरा एक, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम 23 में पीएनबी की वैकेंसी भी आ गई थी। ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू था इस वैकेंसी के लिए, तो इसके पहले भी मैंने दिया था। तो उस टाइम पे वो चीज हुई, फिर वहां से ये चीज एनालाइज
रियलाइज किया कि नहीं एक चीज पे फोकस करना है। तो सर मैं वही बोलूंगी कि प्रीलिम्स और मेंस एक चीज और दो चीज की डेफिनेशन नहीं है, वो पूरा एक है। तो उसको सिर्फ एक समझ के ही प्रिपेयर करो। कभी आप ये मत सोचो कि पहले प्रीलिम्स कर लेता हूँ फिर मेंस पे जाऊंगा, नहीं। जब आप मेंस करोगे तो प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। एंड एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि यार एक चीज याद रखना आप लोग, क्या स्वप्निल सर, कि जैसे मान लो अभी कोई प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो मैंने ऐसे भी बहुत स्टूडेंट देखे, जैसे अभी आपने तो इनडायरेक्टली मेंशन भी कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको बोल रहा हूँ क्या, कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले बहुत ज्यादा शीट्स के थ्रू या पीडीएफ्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन अभी वो एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है, देन वो मॉक्स पे जंप करते हैं। ये कंप्लीटली रबिश, बुरी चीज है बच्चा। हम ऐसा कभी तो हम तो चलते ही नहीं है वैसा, हम तो 1 महीने के अंदर स्टूडेंट को उतार देते हैं। तो मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं, उसको पकड़ के रखना। उसके बाद लगे तो आकांक्षा भी बता देंगी कि प्रिपरेशन में पहला मंत्र कि 1 महीने में अपना बेसिक कवर करिए, चाहे आप रीजनिंग करिए, मैथ्स करिए, इंग्लिश करिए, दोनों में से, तीनों में से कोई भी 2 सेक्शन आप शुरू कर सकते हो। बेसिक कवर होने के बाद आप मॉक्स के अंदर जंप करते हो, तो पहला पॉइंट मेरा याद रखना कि एक दिन में जितना भी पढ़ाई करोगे वो तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 महीने के बाद आपका प्रिपरेशन 2 पार्ट में टूटना चाहिए। एक मॉक्स ओवरव्यू एनालिसिस, एक तुम्हारा सब्जेक्ट आगे बढ़ाना, सिलेबस को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अपने प्रिपरेशन में रोज एवरी सिंगल डे स्पीड के लिए कुछ ना कुछ पेपर देना, प्रीलिम का कुछ ना कुछ देना। मॉक्स की बात कर रहा हूं ना, टॉकिंग विद द प्रैक्टिस, कि मैंने वहां से क्विजेस दे दिए स्वप्निल सर, यहाँ से 50 क्वेश्चन निकाल लिए, वो तुम्हारा अलग लुकआउट है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, रोज स्पीड के लिए एक पेपर, रोज प्रीलिम का कुछ ना कुछ, रोज मेंस का कुछ ना कुछ, एंड रोज करंट अफेयर का कुछ ना कुछ। बताओ बच्चा, इस चारों प्रिपरेशन में, ये चारों पेपर में तुम्हारा क्या फंस रहा है? रिजल्ट फंस रहा है। यही रिजल्ट है। अब ये कॉम्बिनेशन के साथ मैनेजमेंट करना और सब कुछ लेके चलना, ये अपने आप में, यहां पे दुर्योधन वाला बंदा रिजल्ट नहीं मार सकता, यहां पे गाइडेंस होना। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आपको कोई भी पढ़ा देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने ये जादू पढ़ाई, वो जादू पढ़ा देंगे कि यो मैंने ऐसा डाला, यहां से क्वेश्चन का आंसर निकाला। रिजल्ट मारने वाले के साथ बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इधर उधर के वालों के साथ तो बात नहीं कर रहा हूं। जादू काम आती है, लेकिन वो हर जगह अगर अप्लीकेबल हो तो, पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्टकट या जो भी चीजें आप सीखते हो वो काम आता है, लेकिन वो आपके स्वभाव में तब उतरेगा जब आप बेसिक्स और मीडियम लेवल की चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओ, जान पाओ। एंड अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना, वो भी अपने डेवलपमेंट से पढ़ा रहा है जनाब। तो वो भी पहले एक स्टूडेंट ही था, स्वप्निल सर भी पहले एक स्टूडेंट ही थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने डेवलप कर करके आपके पास तक वो मैसेज पहुंचाया है। अब आपने उसने अप्रिशिएट किया, लेकिन अगर आप वहीं पे रुक गए और गेम खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट कि प्रिपरेशन में, ये तो मैंने बताया कि ये चारों सिद्धांतों के साथ चलो। मॉक्स के, ऐसे मॉक्स के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, स्पीड, प्रीलिम, मेंस, करंट अफेयर, इन चारों के साथ। दूसरा, प्रीलिम और मेंस के साथ आपको चलाना है, यानी 2 रास्ते आपको तोड़ना ही नहीं है कि दिस इज प्रीलिम एंड दिस इज मेंस। हाँ, क्या बात कर रहे हो स्वप्निल सर, मैथ्स तो मेंस का अलग होता है, प्रीलिम का अलग होता है। अरे बच्चा, तू सीखेगा ना इनिशियल लेवल में, तो बेसिक से मीडियम लेवल का ही सीखेगा। मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जब आप अपने दिमाग को 2 दिमागधारी तलवार बनाते हो ना, दिस इज प्रीलिम, फर्स्ट आई रियली नीड टू फोकस अपॉन द प्रीलिम्स, आई विल स्पेंड 2 to 3 years इन द प्रीलिम्स। मैं आज ये पॉडकास्ट ले रहा हूँ, आज ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, आज भी एडमिशन की सुबह ही बात की है मैंने वो लड़के के साथ। शी जस्ट मेंशन, मैंने 2 साल पढ़ाई की है, शी जस्ट मेंशन मेरा अभी तक प्रीलिम ही नहीं निकला सर, तो मैं मेंस का क्या करूं। फिर उसने मुझे ये चीज बोली कि जनवरी से मैंने जुलाई महीने तक मेंस, जून महीने तक या जुलाई में तो काफी मेंस का काम किया, बिकॉज मेरे पहले प्रीलिम निकलते, और जुलाई महीने से अभी मैं प्रीलिम कर रही हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है, अभी उनका एडमिशन हुआ है, 2-3 साल से पढ़ाई कर रही है। मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है, तो अभी बच्चा आपका कौन सा, आपके कितने अटेम्प्ट हुए। मुझे वहां पे एक गट फीलिंग है कि उसका कोई तो प्रीलिम निकलने वाला है, जिसका पेपर यहाँ से 15-20 दिन बाद है। मैंने बोला मेंस का क्या सर, वो कुछ भी नहीं किया। व्हाट्स द पॉइंट, क्या पॉइंट है फिर। तो ये चीज को आप समझ लो बच्चा, हमको सारे कॉम्बिनेशन के साथ चलना है, और ये चलाने के लिए वी वांट समबडी जो हमको पढ़ाए, हमारे साथ चलाए, हमारे सिलेक्शन तक हमारे बगल में खड़ा रहे। इसलिए एक ऐसा गाइडिंग स्टार या ऐसा सपोर्टिंग कास्ट होना, एंड वो गाइडिंग स्टार आपका कोई फ्रेंड, आपको कोई बैंक में काम करने वाला बंदा नहीं हो सकता। वैसे फ्रेंड्स तो आकांक्षा के भी थे जो बैंक में काम कर रहे थे, उसी के कम्युनिटी के, तेरे कम्युनिटी के तेरे फ्रेंड्स भी थे, तो उनके तरफ से अलग गाइडेंस मिलता है, लेकिन उनके लाइफ में गाइडिंग स्टार था, सीधी सिंपल था। तो वो चीजें ना आप लेके चलना, आप बहुत जल्दी रिजल्ट मारोगे, ठीक है, बहुत जल्दी आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे?
सर वही मतलब जैसे शुरू में भी बताया कि जिसको आपने गाइडिंग स्टार मान लिया है, जिसको मेंटोर मान लिया, बस उसको फॉलो करो। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कोर्स खरीद लिया, ज्वाइन कर लिया, बट उनको सुनना नहीं है, फिर उनको और भी इधर की भी वीडियोस देखनी है, उधर की भी वीडियोस देखनी है। एग्जामिनेशन से पहले सर बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ जाती हैं जो लोग वैसा करते हैं, बल्कि वो चीज आप भी करते हैं। एग्जाम से पहले आप भी ऑडियो फॉर्म में भेज के ऑल द बेस्ट एंड ऑल, वो सफिशिएंट है ना। 4 टीचर से सुनने के बाद भी वही चीज आएगी। तो वही आपका अगर गाइडिंग स्टार है आपकी लाइफ में, एक अकाउंटेबल पार्टनर की सर मैंने वो बात की थी, वो एक अलग चीज है। उसके बाद एक गाइडिंग स्टार, एक मेंटोर जो सर थे मेरी लाइफ में, वैसे आपके पास एक होना चाहिए जो आपको हमेशा ये बता सके कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे आप आगे ग्रो हो जाओगे। ठीक है, वेल बहुत बढ़िया। वेल अभी मैं आता हूँ सब्जेक्ट के ऊपर कि हमने ये डिस्कस कर लिया कि पहला तो आपका भ्रम निकल गया है कि स्वप्निल सर मुझे बेसिक करके मॉक्स के अंदर उतरना और प्रीलिम और मेंस के साथ चलना है, प्रिपरेशन को वैसे ही आगे बढ़ाना है। अब आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट थे आकांक्षा, तो आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट था इसमें जो जिसमें आप बहुत अच्छा फील करते थे या सारे एवरेज थे, क्या था? सर सब एवरेज था। तो ये एवरेज स्टूडेंट ही। ठीक है, और मैं एवरेज स्टूडेंट ही हूँ शुरू से ही, स्कूल के टाइम से, ग्रेजुएशन के टाइम से ही एवरेज हूँ। तो मेरा मैसेज सारे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि आप बहुत बॉटम से शुरू करो, पेशेंस से पढ़ाई करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। सर मेरा मैथ्स एकदम डर वाला सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल डरने वाला है। तो वो मे भी बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स का होगा जो मेरे जैसे होंगे। मैं ये बोलूंगी सर कि सबको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और अपने हिसाब से काम करना चाहिए, रादर देन मैंने अगर बता दिया कि क्वांट मैंने ऐसे किया था तो मे भी सामने वाले के लिए वर्क ना करे या मे भी वर्क कर जाए। तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें सीखिए, धीरे धीरे समझिए, अपने ऊपर बहुत प्रेशर मत बनाइए कि कोई इंसान है, अरे उसकी तो तुरंत क्वेश्चंस बन जाते हैं, मेरे नहीं बनते, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा बोलूंगी सर कि प्रिपरेशन जर्नी में मैं बहुत स्लो लर्नर रही हूँ, मे भी इसलिए टाइम ज्यादा लगा, बट मैं फिर से वही बोलूंगी सर कि मुझे बहुत गर्व है आज मैं जहां भी हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज जो सीखा है, जो फेज है ना, वो हमेशा काम आएगा। तो सारे एवरेज स्टूडेंट्स आप हमेशा ये दिमाग में रखिए कि सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप कुछ अच्छा होता होगा, कुछ सब्जेक्ट, कुछ लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग का क्वांट बहुत अच्छा होता है, बट मेरा सभी एवरेज था। मैं सब में नॉर्मल स्कोर करना चाहती थी, सबको हैंडल करना चाहती थी, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर देखती थी। फिर भी बैंकर बन जाता है। हाँ, फिर भी बैंकर बन जाते हैं। ये मत समझना बच्चा कि अगर तुमको बैंकर बना यू नीड टू बी मिस्टर परफेक्ट इन मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग। ये भ्रम है। ये आपके माइंड में जो भी डाल रहा है वो भ्रम ही है। तो ऐसे भ्रम में, ऐसे चक्रव्यूह में, ऐसे मोह माया में बिलीव मत करना। यू डोंट नीड टू बिकम मिस्टर परफेक्ट इन ऑल द सब्जेक्ट, यू जस्ट नीड टू बिकम एवरेज गाय। लेकिन तुम्हारे पास पेपर मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए और वो आती है जब आप जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, वो कॉम्बिनेशन के साथ जब आप मॉक्स को आगे बढ़ाते हो तब। मिस्टर परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ऑलराइट। फिर भी ऑन टॉप ऑफ दैट कि इंग्लिश अभी मैं कॉमन एक तरीके से करवाता हूँ, शायद स्टूडेंट्स को पता भी होगा। फिर भी आपने क्या किया इंग्लिश के लिए? सर इंग्लिश के लिए मैंने आपके सारे लेक्चर्स देखे थे सबसे पहले और सबकी नोट्स बना ली थी। उसके बाद मैं उस लेक्चर के पास कभी नहीं गई, मतलब मैंने उस वीडियो को कभी नहीं देखा। उसके बाद जो नोट्स बनाई वो हर प्रीलिम से पहले रिवाइज करती थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक्स पे उन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना। जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो ये आप नोट्स बनाते हैं, जो भी चीजें आप बताते हैं, वो सारी चीजें तब काम करेंगी जब आप उसको मॉक में उतार पाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए सर बोला जाता है कि डे 1 से मॉक्स देना शुरू कर दीजिए। तो आप जैसे जैसे मॉक्स देंगे, मॉक्स दीजिए। सर मैं इंग्लिश के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने शुरू किया न्यूज़पेपर से, जैसे आप बताते हैं रीडिंग राइटिंग पूरा वो सारा पैटर्न किया था। उसके बाद आफ्टर सम टाइम न्यूज़पेपर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन और सारी चीजें थोड़ी बढ़ गई थी, जस्ट लाइक नोट्स वगैरह बनाना और उन सब चीजों पे काम करना। और सर मैं ये बोलूंगी कि इंग्लिश मेरा काइंड ऑफ एक्यूरेसी वाइज सर मेरा पूरा सब कुछ अच्छा था, क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि बेसिक्स थोड़े से समवेयर स्ट्रॉन्ग थे। और उसके बाद मुझे पेपर को मैनेज करना आ गया था। मुझे ये समझ में आ रहा था कि अभी प्रीलिम्स के कौन से क्वेश्चन में मेरे हमेशा गलत होता है, मैं वो छोड़ती जाती थी। मॉक्स में भी और मेन एग्जाम में भी वही किया। और सेम स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है कि आपने इंग्लिश को सब्जेक्ट से डिसाइड करके, रेडी करके, बेसिक्स रेडी करके छोड़ देना है उस सब्जेक्ट को, सिर्फ मॉक्स देना है। इंग्लिश सिर्फ मॉक्स देने से अच्छी होती है सर। मेरा ये मानना है कि आप जितने प्रीलिम्स के मॉक्स दोगे, जितने मेंस के मॉक्स दोगे, आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि
ये पेपर को अच्छा ऐसा पिक करते तो ऐसा होता सर। बहुत टाइम बाद मुझे ये समझ में आया कि आरसी को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, एरर्स को ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। और सर जब आप इंग्लिश पूरा कर लो तो आप ये प्रिपेयर करो कि आपको पेपर को उठाना कैसे है। पेपर्स अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डे 1 बना लो और हर मॉक्स में अलग अलग एक्सपीरियंस करो। मैंने सर अपनी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे ज्यादा कोई चीज की है तो वो एक्सपीरियंस है, और वो इससे आई ट्रैकर मेंटेन करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, सॉरी हाँ, एक्सपेरिमेंट जितना किया है उतने से समझ में आने लगा है कि अच्छा यहाँ पे अच्छा ये काम कर रहा है मेरे लिए, अच्छा ये काम कर रहा है। तो इंग्लिश का सर यही था बेसिकली कि बस बेसिक्स तैयार करिए और फिर जितना ज्यादा हो सके मॉक्स दीजिए। समटाइम सर मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनती थी बट बहुत ज्यादा नहीं, वो मेरे लिए उतना वर्क नहीं किया। न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत ज्यादा वर्क नहीं की, तो मैं ओवरऑल ये कहूंगी कि मॉक्स ज्यादा काम करता है सर। अच्छा, ऑलराइट। व्हेन आई टॉक अबाउट क्वांट, जो आपका फोबिया था, हाँ सर, तो हाउ यू डील विद दैट सेक्शन? तो उस सेक्शन के लिए भी सर जैसे मेरा जो मिस्टेक रहा वो यही, मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश करते करते क्वांट का डर बढ़ता ही चला गया। वो नहीं करना है आपको। एवरेज में सारे चैप्टर्स आने चाहिए, ऑन एन एवरेज आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, वो सफिशिएंट होता है पेपर क्लियर करने के लिए। तो शुरू में सर मेरा ऐसा था कि मुझे ये नहीं आता ना, मैं उस पर और परफेक्शन करूंगी सब्जेक्ट को, तो उसकी वजह से टाइम लंबा होता जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि क्वांट के लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी काम करी है वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर अगेन मॉक्स पे आ जाऊंगी कि सिर्फ मॉक्स दीजिए, मॉक्स देके प्रॉपर एनालिसिस करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो दूसरों की हेल्प से ना सॉल्व करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद तोड़िए। और सर जो आप शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे, तो वो शॉर्ट ट्रिक वाला लॉजिक काम आता है समवेयर इन प्रीलिम्स, मेंस में कहीं नहीं आता, इधर लॉजिक से काम एकदम सिर्फ लॉजिक्स काम आते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर क्वेश्चन हुआ या फिर कोई भी क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपको, वो डायरेक्ट कभी पूछते ही नहीं वन लाइनर्स। वो जब भी पूछेंगे वो ऐसा पूछेंगे कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। आजकल सर पेपर पैटर्न ऐसा हो भी गया है, मेंस का टोटल पेपर पैटर्न सिर्फ सब कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, ठीक है। वेल, रीजनिंग के लिए सर एक बार कोर्स फिनिश कर लिया तो दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। एक बार कोर्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे पिक करना है। आफ्टर दैट फिर वही बोलूंगी सर कि इंग्लिश और रीजनिंग दोनों ही मेरा एक्सपेरिमेंट से आया है। मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने पेपर को उठाने पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। कभी मैं पजल पहले उठा लेती थी, तो कभी छोटे क्वेश्चन उठा लेती थी, वो धीरे धीरे करके आया। और उसके बाद कोर्स खत्म करके वापस मत जाओ, सिर्फ मॉक्स दो, शीट सॉल्व करिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो करिए, ट्रैकर मेंटेन करिए, सो दैट आपको ये पता चले कि आपका वीक पॉइंट क्या है। जब आपको आपका वीक पॉइंट पता चलेगा तो उस पे और क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगेन सिर्फ मॉक्स दीजिए। मुझे लगता है सर पीडीएफ वर्क नहीं करती, बहुत सारे लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, मैं कभी नहीं पढ़ती थी, मुझे पीडीएफ नहीं समझ में आती। मुझे सर छोटे छोटे 5-10 मिनट के जो क्विजेस आते हैं या फिर आप पूरा प्रॉपर सर पेपर पैटर्न बना के ही देते हैं, वो पूरा पेपर पैटर्न सॉल्व करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना लगाएंगे रीजनिंग उतनी अच्छी होगी, मेंस में वो बहुत हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि काफी सारे लोग ना पजल की दुनिया में फंसे रहते हैं। हाँ सर। एंड इससे रिलेटेड काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से देन पजल्स भी पढ़ाते हैं। खैर वो सीखना भी चाहिए, लेकिन भैया मेंस का पेपर उठाना है ना, तो यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन, तुम पजल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर तुम उसके ऊपर ही डिपेंड रहोगे तुम पेपर ही खत्म करके आ जाओगे सीधा से। कभी कभी मेंस में पजल इतनी बड़ी होती है कि वो छोड़ना ही पड़ता है, तो पजल की प्रैक्टिस करके भी फायदा नहीं हुआ फिर। नहीं, आप करो प्रैक्टिस, आप करो, हाँ, आप तैयार हो जाओ, लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। लॉजिकल रीजनिंग नाम का पोर्शन है, डेटा सफिशिएंसी है, भाई तुम यार ये भी टॉपिक्स है, और ये भी उतना ही वेटेज खींच के लेके आते हैं, इनडायरेक्टली चुपके से आते हैं, और बंदा इसके बारे में ना काम नहीं करता। ये क्या है, जब से हम पेपर मैनेजमेंट की बात करें, शी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रैकर, आप में से काफी सारे लड़कों को ट्रैकर का मीनिंग भी नहीं समझाऊंगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आप पूछ सकते हो इन द चैट बॉक्स, सो यू विल गेट द रिप्लाई अकॉर्डिंगली। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन अगेन, बट शॉर्ट में लगे तो आकांक्षा एक बार बता देंगी। बट द पॉइंट इज कि ये जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आप क्रिएटिव क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के अगर तरीके नहीं ढूंढोगे, अप्रोच नहीं करोगे, तो काम नहीं आएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड के लिए मरते हैं कि आई सीन अ स्टूडेंट 15 दिन हो गए प्रिपरेशन में, मेरी स्पीड ही नहीं आ रही। हाँ। यार आपके मॉक्स के प्रोटोकॉल आप लगे तो लिख लो, तुम्हारे सामने एक गाइडिंग सर बैठा है, सीधी सिंपल बात। क्या स्वप्न सर? भाई पहला मंत्र होता है एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क अपॉन एक्यूरेसी, ओनली एक्यूरेसी। दूसरा मंत्र होता है क्रिएटिव क्वेश्चंस को खुद अप्रोच करना। तीसरा मंत्र होता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे लिए क्या बाहर रहा है, मेरा क्या बन रहा है। तो वो आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना था, कौन सा क्वेश्चन उठाना था, मेरे को क्या वर्क करता है, मेरे लिए क्या वर्क करता है। 3 स्टेप हो गए, पहला एक्यूरेसी,
क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंट, देन उसके बाद स्पीड एंड स्कोर। आप एकदम से जंप नहीं कर सकते जनाब, आप एकदम से जंप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी और सब सर सारे पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। हाँ? मतलब अगर आपने एक्यूरेसी अच्छी रखी तो स्कोर अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, अटेम्प्ट्स तो बढ़ेंगे, स्पीड तो आएगी, क्योंकि अगर पता चले कि कुछ लोग सर 90 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मार्क्स ही नहीं आ रहे, 60 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर, क्या फायदा ऐसे मार्क्स का? तो वो चीज है कि थोड़ा सा एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो कॉन्सेप्ट्स ऑन बेसिक्स है और मॉक्स देके आ जाती है। बिल्कुल। वेल, करंट अफेयर जिसमें काफी वास्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आते हैं, काफी सारे लोग अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं। हालांकि मैं अपने कम्युनिटी के अंदर अकाउंटेबल पार्टनर भी बना के देता हूँ फॉर द करंट अफेयर के डिस्कशन के लिए ऑल। आपकी लाइफ में आपकी सिस्टर करंट लाइक अकाउंटेबल पार्टनर थी, तो आपने उसको कैसा डील किया है? सर करंट अफेयर्स की मेरी जर्नी 2 साल की ऐसी रही कि शुरू में जब मैंने करंट अफेयर्स देखा है तो मैंने नोट्स बनाई है, बट वो ज्यादा वर्क नहीं की मेरे लिए, मेंस में बहुत हेल्पफुल नहीं थी। नोट्स बना के रखाई जाती थी, वो रिवाइज नहीं होती। ये मेरे साथ वर्क किया, मैं भी किसी के साथ काम करता होगा, तो मैं ये बोलूंगी सर कि नोट्स बनाने में मुझे ऐसा लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने वो करना छोड़ दिया नेक्स्ट ईयर। फिर मैंने करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ वीडियो देखती थी सर, डेली वाली। वो वीडियो देखने के बाद उसी डेली वीडियो की जो पीडीएफ आती है वो पीडीएफ रिवाइज कर सकते हैं, वो करती थी। उसके बाद सर मैं ये बोलूंगी कि कोई एक पीडीएफ डिसाइड कर लीजिए, वीकली या तो मंथली, कोई वीकली पीडीएफ या मंथली पीडीएफ जो आपको सुटेबल लगता हो, वो पीडीएफ का रिपीटेटिव रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा वो सर पिक्चराइज्ड फॉर्म में छपने लग जाती है। करंट अफेयर्स को जितना ज्यादा पिक्चर फॉर्म में याद करेंगे उतना अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए आप मॉक्स ऑब्वियसली दीजिए, क्विजेस बहुत वर्क करते हैं, वो करना है, और उसके साथ साथ आप नोट्स अगर आपको लग रहा है कि बनाना हेल्पफुल है, आप रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे, तो बनाइए, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट मेरे हिसाब से। और बस वही पीडीएफ का मल्टीपल रिवीजन करिए, प्रिंट आउट निकाल के, या तो वैसे तो मैं सर लैपटॉप पे पीडीएफ रिवाइज करती थी प्रॉपर वैसा। ऑलराइट वीकली वाली। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आता हूँ इनके प्रोफेशनल पोस्ट के ऊपर, जिनकी एग्जामिनेशन इनकी फाइनल हुई है, ठीक है। तो लाइक 2022 में फुल फ्लेज में स्टार्टेड योर वर्क। यस सर। 2022 में अपने प्रीलिम निकले। यस सर। लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। यस सर। 2023 में लगभग प्रीलिम निकले, लेकिन उसमें आईबीपीएस पीओन रुक गया बिकॉज एक पीएनबी का पोस्ट है। हाँ, यस सर। ये कब दिमाग में आया कि दैट मेरे पास जो प्रोफेशनल नॉलेज की डिग्री है, दैट एमबीए है, तो वो फॉर्म निकला, तो क्या वो देख के आपने प्रिपरेशन शुरू किया, क्या किया फिर? सर एक्चुअली वैकेंसी ये वाली बहुत ज्यादा नहीं वैसे मुझे पता है, मैं जानबूझ के आपके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये वैकेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आती हैं। तो जब ये लास्ट टाइम जब मेरा चांस इसका मिस हुआ था, तो क्योंकि एग्जाम्स लाइंड अप थे तो मैं उस पर ज्यादा फोकस थी। मैंने ये पेपर दिया था, मैंने इंटरव्यू भी दिया था, मेंस क्लियर भी हुआ था, इंटरव्यू भी दिया था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेंस में मार्क्स कम थे। तो उस टाइम सर ये मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैंने एमबीए किया ही है, मैंने देखा ही है कि वैकेंसीज आती हैं और ये वो सारी चीजें पता ही है, तो क्यों नहीं करना है। तो मैंने सर फिर आपसे फोन पे जब बात करी तो आपने सारी चीजें प्रॉपरली मुझे बताई, बोली कि ठीक है वो भी एक अच्छी है, स्पेशलिस्ट वैकेंसी एंड ऑल, सारी चीजों के बारे में आपने बताया था। तो मैंने डिसाइड किया सर, फिर उस टाइम तो ये चांस मिस हो ही गया था। फिर नेक्स्ट वैकेंसी ये इस फरवरी 2024 में आई। तब से सर 24 फरवरी से लेके जब तक अभी तक सिलेक्शन नहीं हो गया, मैं पूरा सिर्फ इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ओवरऑल इस प्रिपरेशन को क्लियर, मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 6 महीने लगे, और वो 6 महीने में ये एग्जाम क्लियर हो, फाइनल सिलेक्शन हो गया। वेल, आपने एक पॉइंट मेंशन किया था जब मैं आपके इंटरव्यू के राउंड ले रहा था, कि मैंने जेआईबी का एक कोर्स किया हुआ है। तो ये किसी को भी नहीं पता है, जहां तक मुझे लगता है शायद 1% स्टूडेंट को पता होगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दैट? यस सर, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो नॉन बैंकर और बैंकर 2 कैटेगरी में है। जो बैंकर बन जाते हैं वो जेआईबी एग्जामिनेशन देते हैं बैंक के अंदर जाने के बाद, ताकि उनको प्रमोशनल मतलब सैलरी इंक्रीमेंट होता है, वो एग्जाम वैसा होता है। राइट। नॉन बैंकर्स के लिए सर होता है डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, जिसको डीबीएफ बोलते हैं। मैंने वो एग्जाम दिया है और वो एग्जाम क्लियर करके मैं इंटरव्यू में बैठी थी। लास्ट टाइम जब मैं पहला वाला इंटरव्यू दी थी तब मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने एकदम माइंड सेट कर लिया था कि नहीं, मैं डीबीएफ पूरा क्लियर करके फिर पेपर देने जाऊंगी। तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। अब वो पेपर क्या है उसके बारे में अगर बताऊं तो वो पेपर IIBF की वेबसाइट पे होता है सर, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस बोलते हैं, नॉन बैंकर्स दे सकते हैं। उसका फॉर्म फिल करते हैं सर, वो एक साल में 2 बार होता है, एक बार मई जून में और फिर एक बार अक्टूबर नवंबर में। और एक बार फॉर्म फिल करने के बाद
4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स में से 100 में से 50 नंबर मिनिमम लाने होते हैं उसको पास करने के लिए। वो एग्जाम पास कर लिया आपने तो ओवरऑल आपका मार्क्स 200 में से समथिंग कुछ 50% आना चाहिए, कुछ ऐसा क्राइटेरिया याद नहीं आ रहा। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ये मान लिया जाता है कि आपके पास वो डिग्री है, वो डिप्लोमा है। तो सर इस बार कैसा हुआ कि जब मैं पीएनबी का ये वाला इंटरव्यू देने के लिए गई तो मेरा डिप्लोमा क्वालिफाइड था, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, विच इज इक्विवेलेंट टू द जेआईबी एग्जामिनेशन। तो इट मींस कि वो चीज क्लियर थी। तो बैंक वालों के नजर में ये बहुत बड़ा पेपर होता है, बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते सर बहुत सालों तक। तो ये एग्जाम देने से एक एज मिला मुझे सर, वो ये मिला कि जब मैं इंटरव्यू में गई और उन्होंने मुझसे बोला कि आपने इंट्रोडक्शन बताइए, तो इंट्रोडक्शन बताने के बाद जब मैंने ये मेंशन किया कि मैं डिप्लोमा करके आई हूँ तो एक अलग एक्सप्रेशन था सर जो मैंने पिछले इंटरव्यू में फील नहीं किया था, क्योंकि तब मेरा डिप्लोमा नहीं हुआ था। इस बार जब मैं करके गई थी तो वो एक होता है ना कि एक अपने आप ही आपकी सीरियसनेस पता चलती है कि आप एक्चुअली बैंक में आने के लिए कितना डेडिकेटेड हो, कि आप बैंक का इंक्रीमेंट पेपर पहले से क्लियर करके बैठे हो। तो मुझे लगता है सर वो एक एज मिला मुझे। तो मैं ये बोलूंगी कि जितने एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई की अगर 1-2 साल की जर्नी में है और उन्हें पता है कि वो मैनेज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई, या मे बी वो अगर फ्रेशर है और मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। फिल करके आप ये पेपर्स दीजिए, 4 पेपर होता है, इनको पेपर दीजिए और क्वालिफाई करके सर डेफिनेटली आपको एज मिलेगा अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे। ऑलराइट, वेल इसका मतलब आप जो जेआईबी का एग्जामिनेशन जो एक पेमेंट इंक्रीमेंट के लिए रहता है, खाली उसी के लिए रहता है? यस सर। ओके, तो जो बैंकर बनने के बाद प्रमोशन लेने के लिए भी सर जेआईबी और सीआईबी ये दोनों क्लियर करना पड़ता है। ऑलराइट, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये एग्जामिनेशन हमको देने का राइट तब है जब हम एक बैंकर बन जाए। तो ये गलतफहमी है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने बताया है ये आप बैंक में लगने से पहले ही दे सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको एक इंटरव्यू में एज मिलेगा, और दूसरा जैसे आप बैंकर बनोगे आपके ऊपर के प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए भी आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो ये एक चीज आप अपने हिट लिस्ट में अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हो जनाब, ठीक है। ये एक पॉइंट, ठीक है। वेल अब ये ओवरऑल प्रिपरेशन की बातें होगी कि आपने इसको इस तरीके से चला, इस तरीके से अपना फाइनल सिलेक्शन हुआ। मैं जानना चाहता हूँ वो दिन रिजल्ट वाला बहुत ही अलग था सर। कितने बजे रिजल्ट आया? शाम को 5-6 बजे के आसपास आया, 4 सितंबर को। और रिजल्ट वाला दिन वही सर बहुत ही अलग था, पूरे घर का रिएक्शन बहुत ज्यादा अलग था। ऑब्वियसली मैं मतलब किसी की भी जॉब लगती है और वो जो इतना स्ट्रगल करने के बाद जॉब लगती है तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। राइट। तो बहुत ही खुश है सर, घर में सभी लोग बहुत खुश है, बहुत तरफ से वेल विशेस आ रही हैं और सब बहुत अच्छे से विश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कर्मों का फल है जो आपको मिलता है। आप अच्छे कर्म करते हैं, लोगों के लिए अच्छी वाइब्स देते हैं, सबको अच्छे मैसेजेस देते हैं, तो आपको वो भी वैसा मिलता है। तो मैं ऐसा बोलूंगी सर कि मुझे शायद ही कोई होगा जिसने विश नहीं किया होगा। अच्छा। शायद ही, मतलब मेरे स्कूल से लेके टीचर्स से लेके सारे लोग, सब लोग, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, सबके कॉल्स आए, मैसेजेस आए, तो बहुत ही अच्छा दिन होता है। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब मैं सर अपनी प्रिपरेशन जर्नी में थी तो मैं इस दिन को बहुत ज्यादा विजुअलाइज करती थी, बहुत ज्यादा। एंड आई वुड से कि जिसको ये बात नहीं पता विजुअलाइजेशन क्या होता है, या जिसको इस बारे में नहीं पता है वो गूगल कर ले, उसको पता चल जाएगा। बट मैं ये बोलूंगी कि कोई एक ऐसा दिन इमेजिन करना जो आप चाहते हो आपके फ्यूचर में हो, वो आप आज से जीने लग जाओ। तो मैं सर ये बोलूंगी कि रात में, हर रात सोने से पहले मैं वो अपना रिजल्ट वाला डे इमेजिन करती थी आंख बंद करके। मैं जब सॉन्ग सुनती थी तो ऐसा सुनती थी कि मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं खुशी से उस सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ, वैसा। तो ये सब चीजें सर बहुत मैटर करती हैं। और जब रिजल्ट वाला दिन आया ना तो कुछ 1-2 मोमेंट थे सर, ऐसा लगा कि ये मैंने पहले ही जी लिया है क्या, ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये विजुअलाइजेशन का असर है जो बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा शायद। बट आपको वो दिन, रिजल्ट वाला दिन, हर दिन जीना चाहिए। हर दिन आप जब रात में सो तो वो दिन इमेजिन करके सो कि आपका रिजल्ट आया, आपने पीडीएफ देखी है और पूरी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खुश है। तो बहुत 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 ओवरवेलमिंग होता है ये। और सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो भी आपको सेम फीलिंग रखनी चाहिए। मैंने वो किया सर। प्रीलिम्स का जब मैंने बताया कि सेंटर की फीलिंग बहुत अलग होती है, उस सेंटर की जो वो डर है उसको ओवरकम करने के लिए आपके मन में एक माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक माइंड वैसा सेट रहना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब मैं सर क्या करती थी, मैं जब प्रीलिम्स के उसके सामने बैठती थी, डेस्कटॉप के सामने, तो मैं ऐसे आंख बंद करती थी और मम्मी पापा का फेस याद करती थी कि वो मेरा रिजल्ट देख के कितने खुश होंगे, वो कैसा सोचेंगे, वो मुझे कैसे रिएक्शंस देंगे, मैं ऐसा इमेजिन करती थी। फिर मैं अपनी फैमिली वालों के इमेजिन करती थी। और जब वो इमेजिन करते हैं ना सर तो एक अलग एनर्जी आती है, वो मैं बता नहीं सकती हूँ, वो आप लोग खुद करके देखना। बट मैं वही बोलूंगी कि वो सारी चीजें ऐसी होती है सर, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं
लोगों को पता नहीं समझ में आते हैं कि नहीं, बट वो मेरे लिए बहुत वर्क किया है सर। वो आपको फिर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मुझे अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता था। फिर मुझे मम्मी पापा का फेस याद रहता था, उनके लिए ग्रेटफुल फील करती थी, उनको शुक्रिया अदा करती थी उनका पेपर देने से पहले। और ये सारी चीजें करके मैं जब प्रीलिम्स देती थी तो फिर अलग कॉन्फिडेंस था। और रही बात मेंस की, तो मेंस के टाइम जैसे आपने सर बताया, कभी माउस बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए आपका वही माइंडसेट फिर काम आएगा जो आपने अपने आप की पर्सनालिटी को मेंटेन किया है व्हाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो ये सब चीज था सर जो प्रीलिम्स मेंस और सब बहुत काम आया सर। एक चीज याद रखना यार कि प्रिपरेशन दिन रात मर मर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और मैं जानता हूँ बिकॉज तगड़ा प्रिपरेशन स्वप्निल सर ने भी किया है। कोई झूठा प्रिपरेशन नहीं, तगड़ा प्रिपरेशन किया है बॉस। मैंने भी बहुत तबीयत से पढ़ाई की है और सब कुछ झोंक के पढ़ाई की है मैंने। एंड आई वॉज वेरी सीरियस गाय। लेकिन ये सीरियसनेस ना ज़्यादा काम नहीं आता जनाब। ये जितना भी डिस्कशन अभी आकांक्षा ने ये 3-4 मिनट के फेज में जो भी बताया ना, ये अपने प्रिपरेशन में पक्का खींच के लावा, ट्रस्ट मी। और ये खास करके एचओसी का सीनियर भी दिख रहा है या कोई भी सीनियर देख रहा है ना भाई, फ्रेशर इसको कितना फील कर रहा है, क्या कर रहा है उसका नहीं पता मुझे। फील करना भाई, फील करना बॉस। लेकिन ये सीनियर जो जिसका ऐसा कहना है कि स्वप्निल सर क्या बताओ यार, मेरे तो 2-3 साल हो गए, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, 4 साल हो गए। हार मत मान यार, तू अच्छा स्टूडेंट है, बस अच्छा फील करना शुरू कर दे। तेरे एफर्ट के ना रिस्पेक्ट कर, तेरी एनर्जी की रिस्पेक्ट कर, तेरे टाइम का रिस्पेक्ट कर, तेरे प्रिपरेशन में तेरे मम्मी पापा चाचा मामा भाई बहन टीचर पैसा दे रहे, मोरल सपोर्ट दे रहे, सबका रिस्पेक्ट कर। तू ये धागा बांधने पे बिलीव करता है तो ये भी कर। सारी कायनातों को उनका काम करने दे, तेरे एफर्ट्स को अपना काम करने दे, लेकिन रिजल्ट में किसी भी चीज का डिसरिस्पेक्ट मत करना, नहीं तो वो चीजें हमको लेके डूबती है। है ना। तो ये चीजें आप पक्का लेके चलना बॉस। पहले मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन पूछने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था आपका? पहला अलग था। यस सर। तो मैं पहला भी जानना चाहता हूँ एंड मैं सेकंड भी जानना चाहता हूँ। ठीक है सर। इंटरव्यू मतलब कि स्वप्निल सर पे डिपेंड हो जाना एक लाइन में। अब बोलूं अगर तो यही है, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का चेक तो है, बट उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस और बहुत सारी चीजें, आपकी टॉकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप कैसे बात कर रहे हो, क्या हाव भाव है, सब बहुत डिपेंड करता है। और ये एक चीज पे फोकस सर आपने मुझे कराया था। मैंने इंटरव्यू लास्ट टाइम प्रिपेयर करा था तो भी आपके पास किया, इस बार भी आपके पास किया। और जब मैं इंटरव्यू हॉल में गई थी ना सर, उससे ज्यादा मुझे डर लगता था यहाँ बैठ के इंटरव्यू देने में। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं इंटरव्यू का दिन हर दिन जी रही थी। जब मैं आपके साथ जब भी इंटरव्यू देती थी तो वो हर दिन सेम वाइब्स आना, सेम वैसे ही डर लगना, हाथ पैर कांपना। तो मुझे ऐसा लगता है सर, वही एक गाइडिंग स्टार जब आपकी लाइफ में होता है ना, तो आपको इन सारी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे बोला आकांक्षा ये चीज ऐसे प्रिपेयर करके आ, मैं वैसे करके आती थी। सर ने इंटरव्यू को बांट दिया था कुछ 3 सेक्शंस में। सबसे पहले अपना पर्सनल वाला सर ने बोला था कि प्रिपेयर करके रखो, फिर एजुकेशन वाला, और फिर थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स वाली चीज। तो मैंने उन चीज पे काम किया। आपने मतलब सर ऐसा नहीं है कि करवा के तो देते हैं, बट आपको भी करना है, वो चीज भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अब इतना नहीं कि कोई गाइडिंग स्टार है तो आप डिपेंड ही हो जाओ। तो सर ने मुझे रास्ता दिखाया, मैंने टोटल वैसे फॉलो किया और वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया सर। कितने राउंड हुए आपके इंटरव्यू? सर लगभग मुझे लगता है कि मैं इस वाले इंटरव्यू में 15 दिन के लिए आई थी। लगभग मुझे लगता है कि 20 के आसपास राउंड्स दिए हैं मैंने, और ज्यादा ही हुआ होगा। सुन लो गाइस, इंडिया छान मार लो यार। कहीं नहीं है सर। लुक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई टीचर काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा स्टूडेंट उतने लेवल तक पहुंचा है ना, उसकी टिकट निकलनी चाहिए थी। इसीलिए मैं उसको इतना पांचट बना देता हूँ। एकदम सर, पांचट, एकदम ये वर्ड याद नहीं आ रहा था सर। यही था मेरे लिए इंटरव्यू, सच में पांचट था। और मैं जब प्रिपरेशन के फर्स्ट डे पे थी ना सर, तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था कि इंटरव्यू कैसे दूंगी, कैसा होता होगा, कैसे बात करना है। बल्कि मेरा सर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप ऐसा बोलते हैं कि ऑलरेडी मुझे आप यही बोलते थे कि आकांक्षा तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तू डिजर्व करती है इस जॉब को, तुझे अपने आप मिलेगा। और तेरा तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे तो बोल भी नहीं पाते, बल्कि फिर भी मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। वो डर भगाने के लिए सर थैंक्स टू यू, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अभिजीत सर ऑल्सो सर। और बहुत ज्यादा मतलब ये चीज ऐसी है कि आपको हमेशा याद रहती है। सर ने जो मेरे क्वेश्चंस इंटरव्यू सेशंस लिए हैं,
ऐसा मतलब इतना गंदा क्वेश्चंस था, ऐसे क्वेश्चंस थे, गंदा इन द सेंस कि आप हिल जाओगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन वहां आ गया तो मैं क्या बोल पाऊंगी। तो बहुत ही, कभी सर चेयरमैन बना देते थे, कभी कोई केस रख देते थे, कभी किसी गांव में स्कीम चलाना है तो क्या, मतलब सर ये सारी चीजें ना मुझे लगता है कि बाहर नहीं मिलती मेरे हिसाब से। जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी दिया किया, सबको 1-2 मॉक्स मिलते हैं सर, उसमें भी पैसा चार्ज करते हैं और, बट आपके साथ वो चीज नहीं थी। एकदम फ्रीक्वेंटली हम लगातार इंटरव्यू के सेशंस ले रहे थे, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो जो मेरे मन में, दिमाग में जो डर था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझसे इंटरव्यू दिलवा लो। इतना कॉन्फिडेंस आ गया, प्रीलिमिनरी फेज मत दिलवाओ, बस इंटरव्यू दिलवा लो। तो अभी डर खत्म हो गया सर। ऑलराइट, ठीक है। वेल, कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी एक डर होता है कि यार क्या स्वप्निल सर मुझे क्या इंग्लिश में बात करना पड़ेगा क्या, तो मैं एक इंटरव्यू से सुनना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई इंग्लिश और हिंदी कुछ भी मैटर नहीं करता वहाँ पे। सब कुछ आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कैसे बात कर रहे हो, कितनी स्माइलिंग फेस है, कितने कॉन्फिडेंस से अंदर गए हो, किस कॉन्फिडेंस से बाहर आ रहे हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जाते तो बहुत अच्छे से हैं अंदर, बाहर आ रहे तो गेट ऐसा जोर से आवाज कर दिया या फिर एकदम बहुत फास्ट चलने लग गए। तो कभी कभी सर वो लोग टॉफी वगैरह ऑफर करते हैं, वो सारी चीजें। तो कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं जिसपे सर बहुत ज्यादा ध्यान दिलाते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करूंगी सर तो टाइम जाएगा। तो मतलब इंटरव्यू में ओवरऑल यही है कि आप एक, आपका गाइडिंग स्टार है, वो आपको जो बता रहे हैं वो सब कुछ फॉलो करिए। इवन ड्रेस वगैरह से भी लेके भी सर ने सारी चीजें मुझे एडवाइस की थी कि क्या क्या कैसे किस कलर का पहनना चाहिए कैसे, तो सारी हेल्प मिली थी। और बाकी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस यही था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस से अंदर गई थी और बहुत कॉन्फिडेंस से बाहर आई थी। जैसे अभी पॉडकास्ट में बात कर रही हूँ सेम वैसे वहां किया था। ऐसा ही लग रहा था कि नॉर्मल बस एक जनरल टॉकिंग चल रही है, जो कि आपने दिमाग में डाल के रखा था कि आकांक्षा इंटरव्यू इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, जाके बात करके आओ। मैं पहले कैसे करती थी, इंटरव्यू में ऐसे बैठती थी, सर ने बोला आकांक्षा ऐसे बात करने से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वैसे करो। मैंने बोला ठीक है, वो भी करके देखते हैं। सर वो चीज मैंने वहां इम्प्लीमेंट करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि मैं मेंस क्लियर करके आई हूँ, तो नॉलेज है। बिल्कुल, दे जस्ट वांट टू नो कि अगर कोई क्लाइंट मेरे सामने बैठेगा तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी। और वो चीज इंटरव्यू में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बैंकर बन रहे हो, आप ऑफिसर हो, तो वो चीज दिखी सर, मुझे लगता है। ऑलराइट, लास्ट के 2 क्वेश्चन। पहले तो मैं स्वप्निल सर के बारे में जानना चाहता हूँ कि लाइक क्या आपको लगता है, बिकॉज काफी सारे पेरेंट्स ना इस चीज के ऊपर डाउट भी कर देते कि यार, और आजकल ना पता नहीं फ्रॉड हो नहीं रहा है। बैंकिंग का टीचर कोई फ्रॉड किसी के साथ करता नहीं, मैं खुला बोलता हूँ। कोई भी टीचर, मुझे शायद ही कोई होगा यार, कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं करवाने वाला। ये बात है कि आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको पकड़ के आपके सिलेक्शन तक सपोर्ट करने वाला आपके सामने एक बैठा है और दूसरा कहीं होगा तो होगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन यार ये पूरे पेरेंट्स को मेरा मैसेज है, कोई भी टीचर आपके लड़के साथ या लड़की के साथ फ्रॉड नहीं करने वाला। यार इतना बुरा कोई टीचर नहीं सोचता सर। टीचर की लाइफ बहुत इमोशनल हो जाता है। टीचर, अगर कोई टीचर भी इंटरव्यू देख रहा होगा ना, वो बहुत इमोशनल हो जाता है अपने स्टूडेंट के प्रति। यार मेरे बच्चे का रिजल्ट आ गया, या बस आना चाहिए, इसके लिए और क्या है। जो टच करके प्रिपरेशन करता है ना, यानी फील करता है ना, वो बहुत महसूस भी करता है। तो आप इस चीज के बारे में, तो फ्रॉड वगैरह ये जो चीजें जो मार्केट में, साड़ी थोड़ी ना कोई बेच रहा है या कोई कर रहा है यार, ठीक है, कम ऑन, ठीक है। तो ये जो भ्रम है एक ऑनलाइन का कि ऑनलाइन में काम नहीं होता, ऑफलाइन में करना चाहिए, हमने ना इसका तोड़ निकाला है और हम घर से बैंकर बना रहे, ठीक है। ना जाने इतने सारे स्टूडेंट को बनाए, आपके भी बच्चों को बनाएंगे। फिर भी मेरा एक एडवाइस है कि ये जो भ्रम होगा किसी का, तो इसको मेरे हिसाब से निकाल ही देना चाहिए यार। टीचर कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, ये मुझे दिल से लगता है। बस यही है कि स्वप्निल सर ऐसा काम करते कि वो लड़कों को पढ़ाते हैं, उनको प्रीलिम मेंस के साथ चलाते हैं, उनके साथ डिस्कशन क्या, डाउट सेशन क्या, होमवर्क करवाना क्या, बैचेस के अंदर रन करवाना क्या, और इतना ही नहीं उनके सिलेक्शन तक सपोर्ट करवाते हैं। ये मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। ये मेरा मानना है कि मेरे स्टूडेंट का एक बार मेरे कम्युनिटी से जुड़ गया, उसका रिजल्ट आना चाहिए। पेरेंट्स के डबल या ट्रिपल कोई पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधा सिंपल बात। ये मेरा आज भी मानना है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आपके तरफ से कि मेरे बारे में आपका क्या कहना है। लाइक सर, सबसे पहले तो एक कम्युनिटी, जो HOC कम्युनिटी का टच है, वो तो बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिलता है। सबसे पहली बात, डाउट सेशन एंड ऑल सारी चीजें तो आप करते ही हैं सर, वो तो होता ही है। अच्छा, ये सारी चीजें कैसे और जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसलिए लगता है कि आपका कोचिंग इन सब मामलों में भी बहुत अलग है। उसके बाद सर, ग्रुप डिस्कशन वगैरह के लिए आप अकाउंटेबल पार्टनर वगैरह बनाते ही हैं, वो एक अच्छा एस्पेक्ट है इसका। और उसके बाद सर, जो एक आपका मॉक पैटर्न है, वो भी मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप
आपको ये डिसाइडेड है, आपके दिमाग में आपको सोचना नहीं है कि आज प्रीलिम्स दूं क्या, मेंस दूं क्या, कौन सा दूं। सर पहले से ही आपको पेपर देके रखे हैं, आपको बस काम करना है। तो वही मतलब एक गाइडिंग स्टार है आपकी लाइफ में, आपको बस उसको फॉलो करना है। HOC की बात रही सर, तो ये जो फ्रॉड एंड ऑल, मुझे नहीं पता सर कि कोई ऐसा सोच कैसे सकता है, या क्यों सोचता होगा, हो सकता है, या मे बी मतलब सर मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की लाइन में कोई फ्रॉड मैंने आज तक नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं। ग्रेजुएशन में वगैरह कोई कॉलेज वॉलेज फीस लेके वगैरह ऐसा होता होगा यार, लेकिन जो प्राइवेट क्लासेस चला रहे हैं ना यार, ये मेरे बारे में अगर कोई मुझे पूछेगा या किसी भी क्लासेस के बारे में, नहीं होता सर जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई आपके बच्चे के साथ बुरा नहीं करेगा। और सर आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास कोई एक आ गया तो उसको मुड़ के नहीं देखना है। मतलब आपने जैसे बोला ना कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं सर, 1 साल का उनका सब्सक्रिप्शन होता है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, आपने उतना खरीद लिया, वो तब तक आपके साथ है, उसके बाद आप सारे बच्चों आपस में एस्पिरेंट्स के साथ रहो, गाइडिंग टीचर जो सर थे वो चले गए, उनका बैच खत्म हो गया। बट सर HOC इसी मामले में बिल्कुल डिफरेंट है। जो मार्केट से अलग है वो इसीलिए है क्योंकि आपके साथ स्वप्न सर का टच हमेशा बना है। मैं देखती हूँ सर कि आपके पास स्टूडेंट्स कभी भी कॉल कर देते हैं, आप फोन उठाते हैं, उनको प्रॉपरली डील करते हैं, गाइड करते हैं। ये चीज नहीं मिलती है नॉर्मली लोगों को। तो HOC कम्युनिटी इन सारे मामलों में बहुत अलग है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो मेरे जैसा एवरेज है, जिसको एक पर्सनल ट्यूटर चाहिए है, जिसको अपनी लाइफ बिल्कुल बिना किसी डाउट और शक के बितानी है, अपनी प्रिपरेशन लाइफ, वो सर के पास आ जाए। अच्छा। और एकदम बस सर पे डिपेंड रहे। सर ने आपको ट्रैकर देके रखा है, आपको पूरा पैटर्न बताया है, प्रीलिम्स मेंस कैसे पेपर देना है वो बताया, मॉक्स बताया है, आपको पर्सनली गाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रिपरेशन क्लियर करने के लिए इतना सफिशिएंट है। बस बंदे का माइंडसेट और क्लैरिटी होनी चाहिए, वो तो, एंड दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। यस। एक वॉइस नोट मैं अपने तरफ से डाल देता हूँ, आपको बैंकर बनना है ना, दिल से बनना है ना, तो गाइडिंग स्टार ढूंढिए, सच में ढूंढिए। इतना कोई पैसा नहीं लगता गाइडिंग स्टार ढूंढने के लिए, लोग लैक्स ऑफ अमाउंट फॉर्मल ग्रेजुएशन में स्पेंड कर रहे हैं। बैंकर बनने के लिए अगर आपको किसी की टेस्ट सीरीज लगानी है, बिंदास लगाइए, किसी का क्लास लगाना है, बिंदास लगाइए, क्योंकि इस फेज में आप जितना भी पैसा डालोगे ना, कितने पेमेंट में निकलेगा आपका पैसा। ये एक पॉइंट मैं भूल गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और ये आप डे 1 से हमारे दिमाग में डालते हैं, और ये मेरे दिमाग में था समवेयर शुरू में। सर ऐसा लगता है कि मतलब शुरू में ये मेरी गलती थी, अगर मैं गलती बोलूं अपनी, तो यही थी कि ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे पैसा लग रहा है। और मे बी वो इसलिए है सर कि थोड़ा सा इंसान जब बड़ा होने लगता है तो सोचता है कि पैसा कम खर्च हो, ये वो। बट मुझे ऐसा लगता है सर अपने ऊपर जितना पैसा डालना है ना प्रिपरेशन में, डाल दो। कुछ सोचो मत आप, आपको कितनी स्टेशनरीज खरीदनी है, कितने बुक्स खरीदनी पड़ी, कुछ भी करना पड़े आपको, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा कि जब आप बन के सीट पे बैठोगे ना, आपको फील होगा कि यार फाइनली हाँ कुछ सीखा है मैंने। और वो कॉन्फिडेंस आपकी बात में अपने आप झलकता है, वो आप सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आपके पास नॉलेज है। तो आप में से जो भी कुंदरू बन के प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहा है या कर रहा है, गलत कर रहा है जनाब, और किसी और के साथ गलत नहीं कर रहा है, खुद के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ और अपने लाइफ के साथ। तो ये गलती मत करना। तेरे को लाइफ बनाना है ना, बैंकर नहीं बनना है तो भैया दूसरा कुछ कर, उसमें इन्वेस्ट कर। लेकिन जिस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, उस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, उस लाइफ में, उस प्रिपरेशन के जर्नी में, या उस बिजनेस में, या उस लाइक पर्सनल जो भी आप जॉब करना, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए जो भी लगता है ना वो कर, क्योंकि वो तेरी लाइफ बनाने वाला है बच्चा। और वो सर एक सैलरी से वापस आ जाता है। अब मैं वही बोलने वाला था, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 सैलरी यार, क्या ही लगेगा, सब आ जाता है, क्या ही लगेगा यार। आप जो देते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलता है। तो आप अच्छा कर्म करिए, अच्छे से खूब इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर, बिल्कुल टाइम का इन्वेस्टमेंट करिए, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट करिए, इमोशंस का, हर वो जो बोलते साम दाम धन भेद सब लगा दीजिए जनाब, रिजल्ट आपके पक्का कदम चूम लेगा। अगर आपके प्रिपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमारे तक पहुंचिए। स्वप्निल सर कैसे पहुंचेंगे? इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे यू विल गेट एक लिंक, मेरे वेबिनार का लिंक हो या वर्कशॉप का, कोई ना कोई आपको लिंक रहेगा, उस लिंक के थ्रू आप पहुंच सकते हो। या फिर द बेस्ट एडवाइस बॉस, नीचे में कमेंट बॉक्स ओपन है, भर भर के आप वहां पे लिख सकते हो कि आपको क्या प्रिपरेशन में जर्नी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आपके लाइफ में होगा, अगर मेरे तक पहुंच गए ना, जाओ वहां से उठाएंगे और आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। लेकिन 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 मुझे आपका माइंडसेट, आपका पर्पस, आपकी नीयत सही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर तो हम अरे गहरे नत्तू खैरे को बैंकर बना देंगे, अगर ये 2-3 चीजें आपके पास है। लेकिन अगर आपके 2-3 चीज आपके पास है ना, मैं क्या यार, कोई भी आ जाए ना, फिर नहीं हो पाएगा। तो नीयत साफ रखिए, आपका इंटेंशन सही है ना, आपका एक मिशन है ना भैया, फिर तो आप हमारे जैसे मिशन के साथ जुड़ गए ना बेटा, तो रिजल्ट आना तय है। सवाल है 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, लेकिन आएगा पक्का। आपका कितने में आया? 2 साल से। 2 साल।
तो भैया आएगा पक्का, ये तय है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। एक कुछ एंड मैसेज आप देना चाहोगे जो आपको ऐसा लगता था कि स्वप्निल सर मैं भूल गई हूँ यार, मुझे ये बोलना है, लाइक मेरे को स्टूडेंट को बताना है, ऐसा कुछ? ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कवर कर ली हैं। बस यही है कि मतलब खुद पे विश्वास रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट आपको आगे लेके जाएगा। दुनिया कुछ भी बोले मत सुनिए, सिर्फ अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए, अपने भाई बहन के बारे में सोचिए और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका गुरु आपका साथ नहीं दे रहा में भी, या कभी कभी ऐसा फैमिली वाले कोई कुछ बोल दिए या कुछ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पर्पस क्या है, आपको कहाँ जाना है, वो आपके दिमाग में हमेशा सेट रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद सर फोकस तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखना है। और उसके बाद सर कुछ लोग ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के साथ जॉब भी करते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन होता है सर, उनका भी होता है। मेरे अपनी कम्युनिटी में भी हुआ है बहुत सारे, जो जिसमें पीएनबी में भी बहुत सारे सिलेक्शंस जॉब वाले बंदों के हुए हैं। तो वो सब क्यों हो पाता है? क्योंकि उनके पास वो फोकस है, वो क्लैरिटी है और उनकी नियत है वहां तक पहुंचने की। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर एक चीज जो और मैं करती थी जो मैंने मेंशन नहीं की है, वो ये है कि चार्ट पेपर वगैरह पे अच्छे अच्छे कोट्स वगैरह लिख के रखती थी सर, जो पढ़ती थी, जो ऐसा थोड़ा सक्सेस कोट्स कहीं से मिल जाते हैं कभी कभी, तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट ऐसा प्रॉपर कुछ चीजें हैं जो मैं हमेशा बस ऐसे टहलते फिरते रूम से उसको पढ़ लेती थी। तो जब पढ़ती थी तो लगता था कि हाँ यहाँ पहुंचना है, ऐसा करना ही है वो। बाकी सर वो डायरी एंड ऑल जो भी चीजें बताई हैं, नियत, सत्संग और बहुत सारी चीजें, अपनी फैमिली के लिए अच्छा रहना, ग्रेटफुल रहना, अपने फ्रेंड्स को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। खुद अपने आप बढ़ जाओगे जब दूसरों को बढ़ाओगे, तो किसी की टांग खींचेंगे तो आपकी भी खींचेगी, ये पक्की बात है। तो आप अच्छा देंगे, आपको अच्छा मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने प्रिपरेशन जर्नी में लाना चाहिए हर स्टूडेंट ने। और एक गाइडिंग स्टार अगर आपकी लाइफ में है तो जरूर से उसको फॉलो करिए, नहीं है तो जल्दी से जल्दी ढूंढ के उसको चीज समझिए, करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता और सिर्फ अपने मन की करने से भी सिलेक्शन नहीं होता। स्लो लर्नर है अगर आप, तो भी अपने पास पेशेंस रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। डेफिनेटली सर सिलेक्शन एक दिन जरूर। बिल्कुल, ये चीज आप दिमाग में बिल्कुल फिट करके रखिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोल के दिखाइए अगर आपने इतना टाइम में इंटरव्यू देखा है तो क्या स्वप्निल सर अगला बैंकर मैं पक्का बनूंगी या मैं पक्का बनूंगा। और आपके जर्नी में अगर कोई भी सपोर्ट लगता है तो हम हैं, या मेरे जैसे और कोई हो सकता है, आप उनका हैंड पक्का पकड़िए, रिजल्ट मारिए भैया, अपना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, अपने लाइफ में 360 डिग्री चेंज लाइए जैसे आकांक्षा ने लाया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।